Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने ला रही हूँ उस स्टोरी की इंस्पिरेशन मुझे मेरे एक फ़ैन ने दी है। ये स्टोरी राइवलरी पे बेस्ड है और ये राइवलरी सिर्फ लांझा और वीइंग के बीच में नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के बीच में है, लान चिरेन और जियांग फेंगमियांग के बीच में। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। वीइंग अपने फ़ोन में देखते हुए अपनी माँ से बहस कर रहा था। मॉम, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन मैडम यूँ थी कि वीइंग के पीछे ही पड़ी हुई थी। नहीं, तुम्हें अब शादी करनी होगी। तुम 30 के होने को आए हो, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? वीइंग ने कहा, मॉम 30 भी कोई उम्र होती है शादी करने की। अभी तो मुझे अपना बिजनेस सेटल डाउन करना है, अभी मैं शादी नहीं कर सकता। मैडम यू ने कहा, तुम और तुम्हारा बिजनेस, पिछले 4 साल से मैं बस यही सुनती आ रही हूँ। तुम्हारे डैड का बिजनेस इतना बड़ा है, हमारा खुद का एम्पायर है, वो सब तुम्हारे लिए कम है जो तुमने अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर दिया है। और ऊपर से तुम उसके सक्सेसफुल होने की राह देख रहे हो। जानते हो ना, तुम्हारे डैड ने इस बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए अपनी पूरी लाइफ खर्च कर दी, फिर तुम्हें अपना खुद का बिज़नेस खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? एक तो हमारे पास पहले से ही इतने सारे काम हैं, मैं तुम्हारे डैड की हेल्प करते करते थक जाती हूँ। तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं जो तुम्हें अपना खुद का बिज़नेस खड़ा करना है। फेंग ने कहा, बात वो नहीं है मॉम, आप आप नहीं समझ सकते, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता था। मैडम ने कहा, हाँ देख लिया, तुम अपना खुद का कुछ करना चाहते थे, तुमने कर भी लिया और वो बिज़नेस अच्छा खासा चल भी रहा है। अभी तुम्हें और कितना सक्सेस चाहिए? वी ने कहा, मॉम मैं इसे इंटरनेशनली स्प्रेड करना चाहता हूँ, तब तक मैं नहीं रुक सकता। तभी मैडम यू ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली बस स्प्रेड करते रहो। तुम और तुम्हारे डैड, तुम दोनों को बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सूझता। उन्होंने भी मुझे बस एक बेबी दिया ताकि मैं बच्चों के पीछे अपना करियर बर्बाद ना कर दूँ और उनकी बिजनेस पार्टनर जल्द से जल्द बन जाओ। और इधर तुम तो शादी करने से ही मना कर रहे हो। क्या करूँ मैं तुम दोनों का? विंग ने अपना फ़ोन साइड रखते हुए अपने मॉम की तरफ देखकर कहा, मॉम होल्ड ऑन, आपको ये हो क्या रहा है? आप कॉमनर्स के जैसे मेरे पीछे शादी के लिए ऐसे कैसे पड़ सकती है? आप खुद भी बिजनेस टाइकून है, फिर आप मुझे अपोज कैसे कर सकती है? मैडम ने अपने हाथ में जो मैगजीन्स पकड़े हुए थे उन्हें जोर से टेबल पर पटकते हुए कहा, फिंग तुम मुझे टीज कर रहे हो। इससे बेहतर होगा कि तुम खुद पर थोड़ा सा ध्यान दो। तुम 30 के होने चले हो, तुम अभी भी इतने रिजर्व नहीं रह सकते। तुम्हें डेट करना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ बातें करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ये पैसा और ये सब बुढ़ापे में काम नहीं आएगा, तुम अकेले रह जाओगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुमने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया है। क्या हुआ है तुम्हें? कहीं कहीं तुम कुछ और प्रजाति के तो नहीं हो? फेंग ने कहा, व्हाट प्रजाति मॉम? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठा लिया। मैडम यू ने कहा, मतलब मतलब कहीं तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है? फेंग ने कहा, यस मॉम, आप बिल्कुल सही समझ रही है, मुझे मुझे लड़के पसंद है। मैडम यू इस बात पर एक पल के लिए रुक गई। उनके हाथ में कुछ मैगजीन्स थे जो जो यूजुअली बस एलाइट क्लास के लिए ही बनाए जाते थे। उसमें एलाइट क्लास के बच्चों की इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, उनके सक्सेस के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता था, ताकि एलाइट फैमिलीज़ को अपने बच्चों के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चुनने में हेल्प हो सके। उस मैगज़ीन में बहुत सारे लड़के और लड़कियों की बहुत सारी नई अचीवमेंट्स के ऊपर छोटे मोटे ब्लॉग्स या फिर ये कह सकते हैं कि न्यूज़ थी। मैडम ने उन्हीं में से कुछ लड़कियों को छांटकर विंग के सामने रखने का सोचा था। लेकिन अब जब विंग कह रहा है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैडम यू के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। वो वापस से उस मैगज़ीन को खोलकर देखने लगी, कुछ सूटेबल लड़के अपने बेटे के लिए ढूंढने की कोशिश करने लगी। और यहाँ विंग ने अपनी आंखें रोल की, वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा। ये उनकी आजकल डेली की बात होती थी। जब भी वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते थे, वो हमेशा ऐसे ही बातें किया करते थे। जियांग फेमियांग को तो इतना टाइम नहीं होता था कि वो इन माँ बेटे के बीच में कुछ बोल सके। उन्हें अपने बिजनेस से ज़्यादा किसी और चीज़ से प्यार नहीं था, मैडम यू से भी नहीं।
और इधर मैडम यू थी, जो शुरुआत में तो अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे विंग की उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्हें परेशानी होने लगी, क्योंकि विंग बस एक ऑफिस वर्कर की तरह सुबह अपना रूटीन कंप्लीट करता था, ऑफिस जाता था और वापस आकर बस घर पर रहता था। ना उसकी कोई हॉबीज़ थी ना कुछ और, वो बस बिजनेस और पैसा कमाने के पीछे पागल हो चुका था। जब तक वो 27, 28, 29 तक था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब वो 30 क्रॉस करने को चला है और अब भी ना तो उसकी कोई डेट बनी है ना कोई फ्रेंड बनी है। उन्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था कि विंग को आज तक कोई भी लड़की पसंद क्यों नहीं आई। ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली ओपन माइंडेड नहीं थी, विंग जिस चाहे उस लड़की को अपने पेरेंट्स को दिखा सकता था, उनसे भेंट करवा कर कह सकता था कि मॉम डैड मैं इसे पसंद करता हूँ, या तो अगर वो उन्हें नहीं भी बताए उस लड़की को डेट करे, प्रपोज करे, मैरिज रजिस्ट्रेशन करे और उसके बाद अगर पेरेंट्स को आकर बताए कि हाँ भैया हम दोनों ने शादी कर ली है, अब हम एक बड़ी शादी जो पब्लिकली अनाउंस करनी है उसे अरेंज कर दे, तब भी मैडम यू और जियांग फेमिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यह विंग था जिसे पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। वो बिल्कुल सीधा और सिंपल इंसान था जिसे बस अपना बिजनेस एक्सपांड करना था। उसके अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता था, बस ऑफिस, वो सारी मीटिंग्स, क्लाइंट से मिलना और वो सब कुछ। साथ ही साथ वो अपने मॉम एंड डैड के भी बिजनेस में हेल्प किया करता था। इसके अलावा तो उसे कुछ और दिखाई नहीं देता था। उसकी असिस्टेंट थी, उसे भी ये स्ट्रिक्टली वार्न किया गया था कि विंग को किसी भी फ्लिंग से दूर रखना है, और ये ऑर्डर्स खुद विंग ने दिए थे कि उसे किसी भी लड़की से, किसी भी ऐसे अनवांटेड पर्सन से दूर रखना है जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए ऑफिस में भी कोई रिवीलिंग कपड़े पहन के नहीं आता था, ना ही कोई उसे सडक्टिवली बातें कर सकता था, ना ही उसे कोई ऐसी बिजनेस मीटिंग में जाने के लिए या फिर किसी और को, ऐसी लड़कियों को लाने के लिए अलाउड था जिससे विंग डिस्ट्रैक्ट हो सके। विंग बिल्कुल मॉन्क की तरह रहता था और ये सब देखकर आजकल मैडम यू को टेंशन होने लगी थी। इसलिए वो बार बार विंग के सामने यही बातें कर रही थी। कुछ 5-6 महीने हो गए थे, उन्हें जब भी मौका मिलता वो विंग के सामने बस शादी की बात लेकर आती, और बिजनेस को संभालते संभालते आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसी लड़कियों को छांट भी लिया जो विंग के लिए परफेक्ट हो सकती थी। लेकिन जब आज विंग ये कह रहा है कि उसे तो लड़के पसंद है, उनकी पूरी दुनिया ही उलट पलट हो गई। और फिर वो अपने मैगजीन को खोलकर देखने लगी कि उनमें कौन कौन से लड़के विंग के लिए सूटेबल हो सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ लड़कों को रेड लाइन से टिक मार्क करना शुरू कर दिया, जैसे पेंग चुए, झाओ इशिंग, वांग इचेंग। वो ये सब नाम बता रही थी और इधर विंग बस अपने फ़ोन में स्क्रॉल करता जा रहा था, जहाँ पर एक फेस पर उसका ध्यान आकर रुक गया, लान वांगची। विंग सोचने लगा, वांगची, वांगची। तभी उसे याद आया कॉलेज का एक ब्राइटेड स्टूडेंट, मतलब लान फैमिली का तो वैसे जवाब नहीं था। लान फैमिली के दोनों बच्चे बेहद ही खूबसूरत थे। लान सिचन, जो कि विंग का क्लासमेट था, लेकिन उन दोनों में ज़्यादा बनती नहीं थी। पर ये लान वांगची, ये तो विंग को काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। उसने भी अपनी नई कंपनी खड़ी की थी, एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ थी, और वो कुछ प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ था। ये वही प्रोटेस्ट था जो विंग को उसकी कंपनी एक्सपांड करने में दिक्कत दे रहा था, एक अड़चन बन रहा था। उसी पर एक आर्टिकल बना हुआ था जो विंग अभी पढ़ रहा था। इधर मैडम यू लड़कों को शॉर्टलिस्ट करके विंग को बता रही थी कि ये लड़का अच्छा है, उसने ये सारी अचीवमेंट की है। और इधर विंग का ध्यान बस उस फेस पर था, लान वांगची के फेस पर, जिसकी आंखें बिल्कुल किसी लायन की तरह दिख रही थी जो अभी सामने वाले का शिकार करने के लिए जाएंगी। वैसे इस लड़के को देखकर ये लग नहीं रहा था कि ये किसी बिजनेसमैन का लड़का है, क्योंकि जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे कोई कॉमनर भी ना पहने। उसके कपड़ों पर इतने सारे दाग लगे हुए थे, उसके आसपास इतने छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ ग्रीनरी थी, और वो प्रोटेस्ट कर रहा था जंगल बचाने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए। तभी विंग के माथे की
एक नस फड़फड़ाने लगी। उसे इस लड़के को सबक तो सिखाना होगा। ऐसा नहीं था कि विंग की जो भी इंडस्ट्रियल एरिया था या फिर इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती थी, वो वेस्ट मैनेजमेंट का भी ख्याल रखते थे। पर इस लड़के ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम लिया गया था, जिसमें से एक वी कॉर्पोरेशन भी थी। और विंग को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ मच रही थी। इधर मैडम यू विंग को बता रही थी उसके सूटेबल पार्टनर्स, और विंग कह रहा था लान वांगची। मैडम यू ने कहा होल्ड ऑन, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? विंग ने कहा क्या? मैडम यू ने कहा तुम तुम लान वांगची को पसंद करते हो? ओ एम जी, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग, क्या तुम नहीं जानते हम दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी चल रही है? इधर विंग तो अपने मोबाइल पर लान वांगजी का नाम टाइप कर रहा था, अपने मैनेजर को ये मैसेज कर रहा था कि ये जो न्यूज़ है उसमें से वी कॉर्पोरेशन का नाम हटा दिया जाए। वैसे उनके पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ था, जिस वजह से उनका नाम हटाना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे ही विंग ने लान वांगजी का नाम मैडम यू के नाम से सुना और लान फैमिली से उनकी दुश्मनी के बारे में सुना, उसके कान तुरंत खड़े हो गए। हाँ, पॉइंट तो है। उन्होंने कभी भी लान इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई भी प्रोजेक्ट साथ में नहीं किया, हमेशा वो राइवल्स की तरह रहते हैं। विंग को ये तो नहीं पता कि इस राइवलरी की वजह क्या है। इनफैक्ट उसे अभी अभी पता चल रहा है कि उन दोनों के बीच में दुश्मनी है, राइवलरी है। वेल, अगर ऐसे में विंग लान वांगजी को अपने पार्टनर के तौर पर कर सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, चुन सकता है, तो उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए चुप हो जाएगी। ये सोचकर विंग ने कहा एक्चुअली मॉम, मैं सोच रहा था कि हमारे जितनी भी सारी सोसाइटी है उसमें ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरे टक्कर का है, तो बस लान फैमिली के लड़के ही मेरे दिमाग में आए। उनमें से लान सिचुन की तो पहले से ही शादी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं लान वांगची को अपने लिए चुनूं। फुट, मैडम यू मतलब पूरे शौक में कह रही थी। वो विंग को अब मनाने की कोशिश करने लगी। विंग देखो, लान फैमिली के साथ हमारा कोई संबंध नहीं बन सकता, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक लान शिरेन और कारमली जिंदा है। अब विंग इतना बुद्धू तो है नहीं कि अपने मॉम से डायरेक्टली पूछेगा मॉम आपके और लान फैमिली के बीच में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो इन सब चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं देता। उसके पास अपने अपने तरीके हैं इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उसने बस एक नज़र अपनी मॉम की तरफ देखा और बस ये जानने की कोशिश की कि उसकी मॉम का एंगर लेवल, या फिर यूँ कहे कि लान फैमिली का नाम सुनते ही जो उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उस सब का लेवल क्या है। और सरप्राइजिंगली ये उसके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा निकला, बहुत ही हाई लेवल का। मतलब सच में लान फैमिली और वी फैमिली एक नहीं हो सकते। तो वी के पास इससे बेटर आइडिया शादी से बचने का क्या हो सकता है। उसने कहा मॉम, आप जाने और आपकी दुश्मनी, मैं इस लड़के को कॉलेज टाइम में देख चुका हूँ। तब ये काफ़ी प्रिटी लड़की सा दिखता था, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार अपने गैंग के साथ। मैडम ने कहा विंग। विंग ने कहा मॉम, मेरे क्लासमेट्स, ओके, मेरे क्लासमेट्स के साथ मैं जब जा रहा था, इसने एक बार मेरा रास्ता ब्लॉक किया था और ये मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी आर्डर को देख रहा हो। वेल, ये अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था और आई थिंक मुझे इसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी दिखाई दे रही थी, इसकी आंखें चमक रही थी। और अब देखो, इसने बाल भी इतने छोटे कर लिए हैं और इन्हें डाई भी नहीं करता। उस वक्त तो मैंने इसे लड़की समझ लिया था और तभी मैंने इसे अपना दिल दे दिया। इतने दिनों तक तो मैं इसे लड़की की तरह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मतलब इस फेस की लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट देखो, विंग ने अपना फ़ोन अपनी मॉम को दिखाते हुए कहा ये एक लड़का निकला, लान वांगची। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी शादी होते हुए देखना चाहती है या नहीं। शादी तो मैं बस इससे ही करूँगा, बाकी आप देख लो। मैडम यू
इस बात पर बस अपने पैर पटकते रह गई। विंग, तुम्हें तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और इधर विंग चुपचाप अपने काम पर निकल गया। उसे पक्का यकीन था कि उसकी शादी लान फैमिली में हो ही नहीं सकती। इधर मैडम यू फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वैसे उन्हें भी ऑफिस निकलना था, तो वो विंग पर ज़्यादा टाइम वेस्ट भी तो नहीं कर सकती। विंग कब का निकल चुका था और अपनी ही जीत में खुश होते जा रहा था कि चलो अब उसकी मॉम उसे और परेशान नहीं करेगी शादी की बात को लेकर। इधर दूसरी तरफ मैडम यू आज एक डील साइन करने के लिए गई और सरप्राइजिंगली जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर हुई, उन्हें वहाँ पहले से ही एक लड़का दिखाई दिया जो कि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये कोई और नहीं, लांसी चेन था। अब उनके बीच में क्या बातें हुई ये तो हम आगे जानेंगे, वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन ये बातें यहीं पर कट हुई और हम सीधा देखते हैं मैडम यू को भागते हुए विंग के ऑफिस में जाते हुए। शाम हो रही थी और वो दौड़ते हुए विंग के ऑफिस जा रही थी। मैडम यू को ऐसे दौड़ते हुए पहले किसी ने भी नहीं देखा था और इतना खुश तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुई होगी। हमेशा उनके चेहरे पर वही स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन रहते हैं जिससे सब लोग डरते हैं, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा खुश थी और ऐसे भाग रही थी कि सब लोग बस उन्हें रास्ता दे रहे थे और सब लोग साइड हटते हुए उन्हें सीधा विंग के ऑफिस तक, उसके केबिन तक ले जाने में हेल्प कर रहे थे। इधर विंग, वो खुद सरप्राइज था अपने मॉम को ऐसे दौड़ते हुए देखकर। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर आया और इधर मैडम यू उसके गले लगकर गोल गोल घूमने लगी। विंग खुद भी शॉक में था कि उसकी मॉम को हुआ क्या है, वो अपना डिनर भूल गई क्या। लेकिन उसे समझते देर नहीं लगी। फॉल्ट उसकी मॉम में नहीं है, बल्कि असल बिजली तो अब उस पर गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि मैडम यू विंग को घुमाते हुए कह रही थी, विंग विंग विंग, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लान फैमिली तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान गई है। विंग जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए मैडम यू को बिल्कुल शांत खड़े करके अपने सामने खड़े करते हुए बोला, मॉम। मैडम यू ने कहा, यस यस, तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितने ज़्यादा खुश हूँ। वी ने कहा, मॉम आप तो डील क्रैक करने गई थी, ये ये बीच में शादी की बात कहाँ से आ गई। मैडम यू ने कहा, नहीं, सच में शादी ही हो रही है तुम्हारी और लान वांगचू की। लान फैमिली मान गई है, ये देखो। कहते हुए उन्होंने अपने फ़ोन के चैट्स निकाल कर विंग को दिखाए और सच में वहाँ पर लॉन सिचन के टेक्स्ट मैसेजेस थे। ये नाम पढ़ते ही विंग का माथा फटने लगा था। लेकिन लिटरली वो बंदा कह रहा था कि उसे मैडम यू का प्रपोजल पसंद आया है और वो अपने मॉम डैड से भी बात कर लेगा। एक हफ्ते में ही वांगजी और विंग की एंगेजमेंट हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? विंग तो ये सब सोच भी नहीं रहा था। मतलब उसने तो एक एस्केप प्लान बनाया था कि वांगजी का नाम लेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बस कुछ घंटों में। विंग को ये चीज़ प्रोसेस करने में भी उतना टाइम लग गया जितने टाइम में मैडम यू उसे लेकर घर पहुंच गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात चियांग फेमिया को भी बता दी और यहाँ चियांग फेमिया पहले से ही गुस्से में थे। वो अपने चॉपस्टिक्स को अपने प्लेट पर लिटरली मारते हुए कह रहे थे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि लान फैमिली में हमारे बेटे की शादी हो सकती है। विंग के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। इधर मैडम यू ने अपने हस्बैंड को चुप कराते हुए कहा, चुप करो तुम कुछ नहीं जानते। एक तो हमारा बेटा इतनी मुश्किल से शादी के लिए माना है और जानते हो ये पिछले 10 साल से उसे ढूंढ रहा था, इसलिए तो आज तक इसने एक भी डेट पर नहीं गया, ना ही हमारी कोई ब्लाइंड डेट इसने कबूल की। ये पिछले 10 साल से उस लड़के को ढूंढ रहा था और आज जाकर इसे अपना प्यार मिला है। तो एज अ पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बेटे को उसके लव ऑफ लाइफ से मिला दें। इधर विंग अपने मॉम को देख रहा था। उसने तो बस एक स्टोरी बनाई थी, लेकिन उसकी मॉम को ये पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है और उसने लान सिचन से बात की भी तो की कैसे। मॉम आप ज़रा खुलकर बताएंगी, विंग ने कहा। तो मैडम यू पूरी स्टोरी बताने लगी। जैसा कि हमने देखा मैडम यू और लान सिचन एक ही लिफ्ट में वो डील साइन करने के लिए गए थे और वो बिल्डिंग थी 80 फ्लोर ऊंची, जहाँ पर उन्हें एटलीस्ट 20 मिनट तो लिफ्ट में बिताने थे, जिस वजह से
पहले तो मैडम यू लांसीचंद की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई। लांसीचंद ने उन्हें पेश किया, जिसके बाद मैडम यू ने पूछा, तुम्हारा नाम लांसीचंद है ना? यस मैम, लांसीचंद ने कहा। तो मैडम यू ने कहा, मैम मुझे आंटी कहो। हम अ, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स और मैं और मेरे हस्बैंड एक ही क्लास में थे। लांसीचंद ने कहा, यस यस आंटी, जानता हूँ, और ये भी कि आपके बीच में नहीं बनती। मैडम यू इस बात पर चौंक गई। लांसीचंद ने कहा, वैसे ये बात दबी तो नहीं रह सकती कि दो टॉप की रिचेस्ट फैमिलीज़ में बिल्कुल भी अनबन है। वो सिर्फ बिजनेस डील की वजह से तो नहीं हो सकता ना? मैडम यू ने कहा, वेल मैं सारी चीज़ें तो सही से नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे डैड और मेरे हस्बैंड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रही है, जिस वजह से वो आज भी नहीं मिलते। वैसे मैंने सुना था कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मैं ट्रांसफ़र होकर क्लास में आई, मैंने देखा कि उन दोनों के बीच में तो लड़ाई हो रही है। लांसेचन ने कहा, वेल इतना तो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर दोनों फैमिलीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन होते तो हम पूरे चाइना पर राज कर सकते थे। राइट, मैडम यू कुछ सोचते हुए बोली। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, लांसेचन ने कहा। मैडम यू ने कहा, क्यों ना तुम्हारे छोटे भाई की मेरे बेटे से शादी करा दी जाए, तो हाँ ये दोनों फैमिलीज एक हो सकती है। लांसेचन ने कहा, व्हाट? मैडम यू ने कहा, राइट, तुम सही सुन रहे हो। एक्चुअली मैडम यू ने यहाँ पर सारी बात लांसेचन को बता दी कि कैसे विंग पिछले 10 साल से वांगची को ढूंढ रहा था, और फाइनली उसे वांगची मिला भी, तो एक लड़के के रूप में। और विंग अब भी उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है। लांसेचन ने कहा, इस बात के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मेरा भाई तो मतलब उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब सच बताओ तो वो गे है, और वो नहीं चाहता कि हमारी फैमिली को इस बात से कोई दिक्कत हो, इसलिए उसने नेचर को चुना। मतलब उसने बिजनेस वर्ल्ड को पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी किसी के भी सामने आए। मैडम ने कहा, वेल डन, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो विंग, मतलब मैंने उसके फादर से ये जाना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को अपनी लाइफ में पसंद करते हैं। विंग ने भी 10 साल से वांगजी का इंतज़ार किया है, और आज तक उसने किसी भी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं। जबकि आज जब उसे पता चला कि वांगजी एक लड़का है, तब भी उसने ये नहीं कहा कि उसका दिल टूट गया है या फिर वो किसी और को चूज़ करेगा। उसने मुझसे साफ साफ ये कह दिया कि अगर वांगजी नहीं तो वो किसी और से प्यार नहीं करेगा। और तुम कह रहे हो कि वांगजी ये है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वैसे भी बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादातर मैरिजेस प्रॉफिट के लिए ही की जाती है, तो क्यों ना तुम इसी रीज़न से अपने पेरेंट्स को भी मना लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लान कपल इस बात को मानेगा कि उनके बेटे की शादी वी फैमिली में हो रही है। लान सिचन इस पर कुछ सोचते हुए बोले, वैसे मुझे वांगची को लेकर हमेशा से डर लगा रहता था। मैंने अपने पूरे सर्कल में सभी जगह ये जानने की कोशिश की कि कोई और गे पर्सन तो नहीं है जो वांगची को अपना सकता है, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो उसे लॉयल रहेगा। लेकिन आज आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। मुझे हमेशा से परेशानी थी कि वांगजी का आगे क्या होगा, लेकिन मैडम यू, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने वांगजी के लिए विंग का रिश्ता सजेस्ट किया। फिर तो ये डील रही। मैडम यू ने हंसते हुए लाल सिचन से हाथ मिलाया, और लाल सिचन ने भी उनका हाथ चूमते हुए कहा, वेलकम टू द फैमिली आंटी। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने हस्बैंड और बेटे को ये बात बता रही थी। इधर जियांग फेंगमिया पहले ये अटैक सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा एक लड़के को पसंद करता है। ऊपर से मैडम यू ने सीधा इंगेजमेंट की बात कर दी कि एक हफ्ते में हम दोनों इन दोनों की इंगेजमेंट कर रहे हैं। वो तो जैसे शौक में ही रह गए। उन्होंने कहा, यू, मैंने तो तुम्हें एक डील क्रैक करने के लिए भेजा था, तुमने उसकी खबर देने की बजाय हमारे बेटे की एंगेजमेंट की खबर लाकर रख दी। तुम क्या मेरी जान लेना चाहते हो?
यू ने कहा, डील? वो तो बहुत छोटी सी बात है। अगर हमारे बेटे की एंगेजमेंट हो रही है तो मैं ऐसे 100 डील्स कुर्बान कर सकती हूँ। जियांग फेंगमिया ने कहा, इसका मतलब वो डील हमारे हाथ से चली गई? मैडम ने कहा, तुम्हें अभी भी डील की पड़ी है? कुछ 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अरे ये सोचो कि हमने ये ब्राइड प्राइस में दे दी है। जियांग फेंगमिया बस सिर हिलाकर रह गए और इधर फिंग बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी माँ का लॉजिक सुन रहा था। मतलब जिस डील से उनका प्रॉफिट दुगना हो सकता था, उनका बिजनेस दुगना एक्सपांड हो सकता था, वो डील उसके मॉम ने बस इसलिए जाने दी कि लान सिचेन लान वांगजी की शादी की बात फिंग से कर रहा था या फिर अपने पेरेंट्स से करने वाला था। और अगर लान फैमिली नहीं मानती तो क्या होता? खैर, जब वो मान गए हैं तब भी अब विंग के सामने नई परेशानी है। ये लान वांगजी से डील कैसे करे? क्योंकि उसने तो शादी से बचने के लिए ये सब किया था, लेकिन वही समस्या अभी उसके सामने आकर खड़ी हुई थी कि लान फैमिली इस शादी के लिए मान गई, वांगजी इस शादी के लिए मान गया। विंग के दिमाग में पहले तो यही सवाल आया कि वांगजी इस शादी को मान कैसे सकता है, ऊपर से वो गे है और उसके दिमाग में जो कुछ भी गे के इमेजेस थे वो बहुत ही बुरे थे, जिस वजह से विंग को एक पल के लिए इतना ज़्यादा इरिटेटेड फील होने लगा कि वो इस सब से डील कैसे करेगा, वो इस लान वांगजी से कैसे डील करेगा। क्योंकि जिस तरह से वो चल कर आएगा, जिस तरह से वो कपड़े पहनेगा, जिस तरह से वो बात करेगा, विंग उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं या उनके पैरों पर कुल्हाड़ी गिरती है, लेकिन विंग इतने से खुश कहाँ होने वाला था। उसने तो कुल्हाड़ी पे सीधा सर मारा था, तो भुगतना तो था ही। तो बस वो जैसे तैसे अपना खाना ख़त्म करके अपने माँ और पापा को गुड नाइट बोलते हुए वहाँ से चला गया। सीधा अपने रूम में अपने टैब पर ढूंढने लगा। वीबो, वीचैट, उसने एक साइट नहीं छोड़ी जहाँ वो लान वांगजी के बारे में कुछ खबर, कुछ न्यूज़ ना खंगाल रहा हो। पर उसे वांगजी के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स ही मिले। आखिरकार विंग ने हार मान ली है कि उसे सोशल मीडिया पे तो कुछ नहीं मिल सकता। आखिरकार वो भूल कैसे गया? वो एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। इसलिए सभी की सभी फैमिलीज अपनी इमेज क्लीन रखने में यकीन रखती है। इसलिए अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसे किसी न किसी तरह से दबाया जाता है, छुपाया जाता है, अच्छे अच्छे पीआर करे जाते हैं। ऐसे में वांगजी के बारे में उसे पूरी न्यूज़ कैसे मिल सकती है? लाश उसे किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उसने तुरंत अपने दोस्त कम राइट हैंड कम असिस्टेंट को फ़ोन करते हुए कहा कि उसे वांगजी के बारे में सारी खबर चाहिए। और वो फिर इंतज़ार करने लगा। कुछ 2-3 घंटे बाद उसे नी हाओ सांग की तरफ से पूरी पूरी खबर मिल गई कि वांगजी एक्चुअल में अच्छा पर्सन है। उसे लेकर कोई भी बुरी बात कर ही नहीं सकता। ना वो ड्रिंक करता है, ना वो लड़कियों के बीच रहता है, ना लड़कों के बीच रहता है। इनफैक्ट वो गे है, तो उसे क्लबिंग पार्टी वगैरह में देखना आम बात होगी। गे क्लब में देख सकते हैं, गे सोना में देख सकते हैं, लेकिन नहीं, वांगजी तो वहाँ जाता ही नहीं है। वो तो सोशल अवेयरनेस में लगा हुआ है, अच्छे काम कर रहा है। और इसी वजह से उसकी बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी भी बन चुकी है, क्योंकि लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लाते हैं वांगजी उनके खिलाफ ही काम करता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे भी पड़े हुए हैं, जिस वजह से लान फैमिली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस भी करती रहती है। लेकिन जो कि उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। फिर बस अपनी मुट्ठियाँ बिछकर दांत पीसते हुए रह गया कि इस लड़के का मैं करूँ क्या, इस पर कौन से एलिगेशंस लगाओ। क्योंकि 7 दिन बाद तो उनकी इंगेजमेंट हो जानी थी। उससे पहले उसे अपने पेरेंट्स को ये बताना था कि वांगजी कितना बुरा है। इसलिए विंग बस इस मौके की तलाश में लग गया कि वो वांगजी को कैसे कैसे नीचा दिखा सकता है। लेकिन हाँ, इस सब करते वक्त उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि उस पर नाम ना आए। उसने तुरंत न्योहेसंग को इस बात के आदेश दे दिए कि किसी भी तरह से वांगची का नाम खराब होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड खराब होना चाहिए, जिससे मेरे पेरेंट्स ये एंगेजमेंट तोड़ दे। ओके, तो होयसंग इस काम पर लग गया और फिर विंग ने राहत की सांस ली कि होयसंग
कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा। वीइंग ने तो राहत की सांस ली, पर कोई और था जिसे बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही थी। और वो कोई और नहीं, हमारा वांगची था। वो भी तो अपने लैपटॉप पर वीइंग के बारे में ही सर्च कर रहा था, क्योंकि ये बॉम्ब तो उसके घर में भी फटा था कि उसकी एंगेजमेंट जियांग फेमियांग के बेटे वीइंग से होने वाली है। वांगची ने तुरंत अपने मदर से पूछ लिया, मॉम, आपका कुछ तो पंगा था ना जियांग फेमियांग के साथ? मैडम लान और लान छिरेन, जो अपना खाना खा रहे थे, वो रुक गए और वो वांगची की तरफ देखने लगे और फिर लान जिचेन की तरफ। हाँ, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बताया था कि उनकी कॉलेज लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सब कुछ डिटेल्स में नहीं बताया था। तो मैडम लान ने चॉपस्टिक्स नीचे रखते हुए अपने दोनों बच्चों से कहा, हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। लान छिरेन तुरंत स्टिफ हो गए। लान जिचेन और लान वांगची दोनों भी अपने फादर और मदर की तरफ देखने लगे। कार्मेन ली ने आगे बताते हुए कहा, हाँ, हम दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उसका पॉजिटिवनेस। और फिर यू आ गई। जैसे ही यू क्लास में आई, फिंग मिया उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करने लगा और उसने मुझे निगलेक्ट करना शुरू किया। और उस दौरान मेरी दोस्ती चिरेन से हो गई, जिसके बाद हम डेट करने लगे और मैंने फिंग मिया से ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद हम कभी भी नहीं मिले। और इधर लान फैमिली और वी फैमिली के बीच में शुरू से ही तकरार थी। तो जैसे ही लान चिरेन ने मुझे चूज़ किया, उसके बाद जियांग फेमिया और चिरेन के बीच में हमेशा से दुश्मनी चलती आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते। बस इतनी सी हिस्ट्री है। चिरेन और वांगची एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये हिस्ट्री का भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। और फिर जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे के इतने प्यारे हो जाते हैं कि जैसे कभी बिछड़े ही ना हो। और कुछ ऐसा ही इन लांस और वी के बीच में हो रहा था। खैर, अब कर भी कह सकते हैं। इन लोगों ने एंगेजमेंट तक की बात कर रखी है। लांस सिचन ने सबको मना के रखा है। तो वांगची के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वी यिंग के बारे में कुछ बातें जान सकता है और उसकी बुराई कर सकता है, क्योंकि शादी तो वो भी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो अपने इस सोशल अवेयरनेस के कामों में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो चाहता था कि कोई भी बर्डन उसके ऊपर ना हो, कोई मैरिज उसके काम से उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। ऊपर से उसने इस वीइंग के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये एक्चुअल में गे भी है या नहीं, या फिर वो सिर्फ नाटक कर रहा है वांगची के लिए, क्योंकि वांगची है ही इतना खूबसूरत। वांगची अपने बालों में हाथ फिराते हुए सोच रहा था कि कहीं ये लड़का मुझे बस टाइम पास तो नहीं समझ रहा, क्योंकि ये पहला प्रपोजल नहीं था जो वांगची को आया था। ऐसे लाखों लड़के थे जो वांगची की एक झलक के लिए मरते थे, पर वांगची ने कभी किसी को नहीं चुना, कभी किसी को पसंद नहीं किया। पहले तो किसी को पता नहीं था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसलिए लड़कियां उस पर मर मर जाती थी। लेकिन जैसे ही लड़कों को पता चला कि वांगजी एक्चुअल में गे है, फिर तो उसके पीछे मरने वालों की लाइन लगी थी। लेकिन ये सब लोग बस कैजुअल्स चाहते थे, क्योंकि रिच फैमिली में हायर तो देना ही होता है। फिर वो किसी न किसी दिन किसी लड़के से शादी करेंगे ताकि उन्हें वारिस मिल सके, और फिर वो वांगजी को टाटा बाय बाय करेंगे इस्तेमाल करके, जो कि वांगजी नहीं चाहता था। इसलिए उसने किसी को भी चांस नहीं दिया आज तक, लिटरली किसी को भी नहीं। और ये अचानक से पता नहीं कहाँ से विंग उभर कर आ गया उसके सामने कि नहीं भाई, मुझे तो तुझसे शादी करनी है, जिसके लिए वांगची बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अभी उसकी उम्र थी ही क्या, 25 साल का तो था वो। इतनी जल्दी शादी कौन करता है? चलो, ऐसे नहीं तो वैसे, अगर वो घर वालों को मना नहीं कर सकता, तो वो विंग के रेपुटेशन इतनी गिरा के रख देगा कि घर वाले तुरंत ही मना कर देंगे। ये सोचकर वांगची कुछ ऐसे तरीके ढूंढने लगा जिससे वो विंग को बदनाम कर सके। विंग के पुराने रिश्ते ढूंढने लगा, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह ढूंढने लगा, कैसे वो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है, कैसे वो सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता।
ये सारी चीज़ें ढूंढने लगा, क्योंकि वांगजी के लिए यही तो इम्पोर्टेंट था। और ऐसी चीज़ें वांगजी को मिली भी कि किस तरह से विंग के छोटे छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे थे, जहाँ कोई उसे गले मिल रहा था, कोई उसे बार बार झुककर बॉव कर रहा था। मतलब एक बड़ा पर्सन जो 40-45 का होगा, वो विंग के सामने कमर तक झुककर बॉव कर रहा था। वांगजी को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। वो कोरिया से जो पढ़कर आया था, जहाँ पर सीनियर्स को भगवान माना जाता है। फिर क्या था, वांगजी अपना लैपटॉप लेकर भाई के पास दौड़ पड़ा और उसने जाते ही दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, भाई 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 दरवाज़ा खोलो। लाल सेचन को लगा कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। वांगजी ने वहीं पर अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहा, भाई देखो ये बंदा कैसा है। लाल सेचन ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, देखो ये सीनियर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। लाल सेचन एक पल के लिए उस लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने लगे और फिर वांगजी की तरफ। फिर उन्होंने बोला, वो उसका एम्प्लॉय है। वांगजी ने कहा, फिर भी सीनियर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लाल सेचन ने कहा, ये चाइना है, यहाँ पर ओहदे से बड़े माने जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा पावर है उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ये कोरिया नहीं है जहाँ पर एज के हिसाब से रिस्पेक्ट की जाती है। अगर कोई छोटा पर्सन यहाँ पर हायर पोस्ट पे है तो उसकी रिस्पेक्ट भी तो कोरिया में होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर रिच पीपल्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। ओके, ये सारी चीज़ें वांगजी के दिमाग के ऊपर से गई, लेकिन फिर भी वो समझ गया कि इस चीज़ पर वो विंग को ब्लेम नहीं कर सकता। वो फिर से कुछ कीबोर्ड पे बटन प्रेस करने लगा। फिर उसने एक नई क्लिप निकाल कर लाल सचिन को दिखाई और कहा, देखो ये एनवायरनमेंट के खिलाफ क्या कर रहा है। इसने ये प्रोजेक्ट रखा था जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया था। लाल सचिन ने अपने हाथ में मोबाइल जो था उससे एक आर्टिकल वांगजी को दिखाते हुए कहा, वी कॉरपोरेशन अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज करते हैं, इसलिए तुम इस बात के एलिगेशंस उन पर नहीं लगा सकते। ओके। वांगजी ने इस बात पर मुंह बना दिया। लालसेचन ने उसके सर पर थपथपाते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारी कोई होशियारी नहीं चलेगी, तुम्हें विंग से शादी करनी ही करनी होगी। ओके। अच्छा ठीक है, कहते हुए वांगजी वहाँ से वापस आ गया और फिर सोचने लगा कि वो विंग को कैसे बदनाम कर सकता है, कैसे उसके खिलाफ कोई ना कोई कांड करवा सकता है। इसलिए उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, जिसमें से सबसे पहला नाम था वेंचिंग का। उसने पहले वेंचिंग को फ़ोन किया और बोला, वेंचिंग मुझे ना इमरजेंसी में तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे किसी का नाम ख़राब करना है, तो तुम क्या कर सकती हो। वेंचिंग ने कहा, कोई नहीं, उसके पास लड़कियाँ भेज दो और उसकी तस्वीरें खींच लो, बात ख़त्म। वांगजी इस बारे में सोचने लगा, क्या वो ये कर सकता है। वैसे भी विंग मतलब क्लब वगैरह में जाने वाला इंसान तो है ही, उसके पास लड़कियां भेजी जा सकती है। वेल, इस पर काम करते हैं। ये सोचते हुए वांगजी उस रात सो गया। अगली रात दिन तो वैसे ही लान फैमिली और वी फैमिली मतलब जियांग फेंगमिया मैडम यू के मिलने जुलने में ख़त्म हो गया। और वैसे भी इस मीटिंग में वांगजी और विंग नहीं आए थे, उन्होंने पर्सनली एक दूसरे को नहीं देखा था। हाँ, फ़ोटो सोशल मीडिया ये सब थे, वो एक दूसरे के चेहरे जानते थे, लेकिन एज अ पर्सन सामने वाला कैसा है वो ये दोनों नहीं जानते थे। अगली रात हुई और वांगशी पहली बार क्लब में कदम रख रहा था, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड पिंचिंग के साथ। दोनों ने भी कैट मास्क लगाए हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचाने ना। वेल, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये दोनों चेहरे कभी भी क्लब में आते नहीं थे, और वैसे भी इतने सारे लाइट और शोर शराबे में कौन किसको पहचानेगा। लेकिन इन दोनों को पता नहीं था, तो दोनों भी कैट मास्क लगा कर आए। यहाँ पर वांगजी का प्लान ये था कि विंग के सामने पेंचिंग जाएगी और फिर वांगजी उनकी तस्वीरें खींचेगा और सीधा अपने घर जाकर ये अनाउंस कर देगा कि वो ये मैरिज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने विंग के पास जाने की कोशिश की, जो ऑब्वियसली अपनी मीटिंग्स में बिजी था, उसके पास जाने की कोशिश की, वहाँ पर उन्हें पता चला यहाँ पर तो लड़कियों का जाना अलाउड ही नहीं है। फिर क्या था, वांगजी के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने ये चीज़ खुद पर ट्राई करने का सोचा। उसने वेंचिंग के हाथ में कैमरा थमाते हुए कहा, ठीक है, इस काम को मैं अंजाम देता हूँ, तुम फ़ोटोज़ क्लिक करना। तो वेंचिंग ने कहा, ठीक है।
इसके बाद वांगजी विंग के मतलब उस एरिया में चला गया जहाँ पर उनकी मीटिंग हो रही थी। सबसे पहले तो उस कैट मास्क में, उस थिन शर्ट में, मतलब जो वाइट शर्ट वांगजी ने पहनी हुई थी, वाइट पैंट पहनी हुई थी, वाइट शूज़ पहने हुए थे, उसके साथ वांगजी वहाँ पर बिल्कुल इथरल लग रहा था। जिसके साथ ही वो वहाँ पर गया और उसने कुछ ड्रिंक विंग के सामने पकड़ते हुए कहा, सो मिस्टर, क्या आप डांस करना चाहोगे? विंग को जैसे सांप ने सूंघ लिया, क्योंकि उसके साथ किसी ने ऐसे फ्लर्ट नहीं किया था। उसे पता ही नहीं था कि इस तरह से भी कोई इतने करीब आ सकता है, क्योंकि विंग सबसे दूर दूर रहता था और अचानक से ये लड़का उसके इतने करीब आ गया कि विंग जैसे स्टिफ हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसको क्या रिप्लाई देना चाहिए। और फिर उसके सामने वाले जो लोग थे उनके लिए तो ये एक अच्छा खासा शो चल रहा था। वो लोग इन चीज़ों से इम्यून थे, क्योंकि ऐसी बातें तो पार्टीज़ में होती रहती थी। किसी को कोई पसंद आता तो फिर वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता, वापस आकर फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बातें होती। ऐसे तो सभी लोग करते थे, बस ये विंग ही था जिसे ऐसी चीज़ों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए उसके साथ हमेशा जो भी मीटिंग्स थी वो बोरिंग ही हुआ करती थी। लेकिन पहली बार कोई लड़का इतनी हिम्मत करके विंग के पास आया है, ये देखकर उन लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि वो लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, जिसके बाद वो अपनी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर विंग वो पूरा स्टिफ हो चुका था। उसके पार्टनर्स कब के वहाँ से गायब हो चुके थे और विंग उस लड़के की तरफ देख रहा था जो बड़े ही कैजुअली विंग से कह रहा था, सो मिस्टर, वाना अ ड्रिंक? और विंग उसकी तरफ देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो, क्योंकि उसे अपनी पूरी लाइफ दिखाई दे रही थी। वांगजी के साथ उसका ये सब हाल होगा, मतलब ये बंदे ऐसे बात करते हैं क्या? विंग इतने शॉक में था कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया कि उसे क्या कहना है। उसे उस बंदे को भगा देना है वहाँ से, या फिर उसके साथ बात करनी है, उसे जाने के लिए कहना है, कुछ नहीं। वो बस बैठा रहा और इधर वांगजी उसके हाथ पे हाथ फिरा रहा है, उसके थाइस पे हाथ फिरा रहा है, उसके फेस पे हाथ फिरा रहा है और मीठी मीठी बातें कर रहा है। और इधर कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद, जैसे ही विंग होश में आया, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वांगजी मानो वो मतलब वो सोफा से नीचे गिर गया और फिर जैसे तैसे खड़ा हुआ। इधर विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से उसे वहाँ से भगाते हुए कह रहा था, चले जाओ चले जाओ चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर नहीं खड़े होना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे टच कर सकते हो? वांगजी ने कहा, ओ मिस्टर, क्या तुम में सोना लगा हुआ है जो मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता? विंग ने कहा, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? लड़के हो ना, लड़के की तरह बात करो। तो वांगजी ने कहा, क्यों? मैं बात भी नहीं कर सकता? वो भी मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। इधर वांगजी विंग के वापस से करीब आने की कोशिश कर रहा था और विंग बिल्कुल सोफा पर चढ़ गया, ऐसे चिल्लाने लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। इधर वांगजी फिर से उसके करीब जाते हुए बोला, मैंने तो सुना है तुम तो एक लड़के से शादी कर रहे हो। विंग ने कहा, नहीं नहीं, वो सब झूठ है, वो नहीं होने वाला। बस बस मुझे छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना देख लूँगा। ये कहते हुए विंग बस उसे वहाँ से भगाने लगा और फिर उस पर कुशन फेंक के मारने लगा। पता नहीं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी फेंक कर वो वांगजी के ऊपर मारने लगा। अब वांगजी के पास भी ज़्यादा कुछ चारा नहीं था, तो वो वहाँ से चला गया। इधर उसने वापस आकर विंचिंग से पूछा, तुमने फ़ोटोज़ तो ले ली ना? विंचिंग ने कहा, कहाँ, मुझे बस 2 सेकंड का मौका मिला। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला उसने तुम्हें नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो तुम दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे, बस पता नहीं उसने क्या ही देख लिया, जैसे भूत देख लिया। ऐसे वो तुम्हें देख रहा था, तुम्हें मार रहा था, फिर मैं फ़ोटोज़ कैसे निकालती? और वैसे भी वो प्रॉपर नहीं होती। वांगजी ने कहा, वेंचिंग, तुमने सच में इतना अच्छा मौका गवा दिया। खैर चलो, इसका तो कुछ नहीं हो सकता और मुझे लगता है इसको भी शादी से प्रॉब्लम ही है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ये कहते हुए वांगजी और वेंचिंग वहाँ से चले गए। इधर थोड़ी देर बाद विंग फाइनली काम डाउन हुआ और वो सोचने लगा, इसको कैसे पता कि मेरी शादी हो रही है? कहीं कहीं ये वांगजी तो नहीं था? ये इतना ख्याल आने की देर थी कि विंग भागते हुए बाहर आया और वो वांगजी को ढूंढने लगा। लेकिन वांगजी और वेंचिंग तो पहले से ही वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद विंग ने वो फुटेज निकाला जिसमें उसकी वो सारी हरकतें रिकॉर्ड हुई होगी, पर बदकिस्मती से वांगजी ने नकाब पहन रखा था।
जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकती थी, और ये विंग के लिए एक माइनस पॉइंट था। खैर, उन दोनों का गेम तो अभी भी चल रहा था कि किस तरह से एक दूसरे को ब्लेम कर सके या बदनाम कर सके, पर दोनों को भी इस चीज़ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। इधर नेहो संग ने भी कोशिश की कि वो वांगजी को किसी तरह से बदनाम कर सके, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि वांगजी के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ मिल नहीं रही थी जिससे वांगजी को बदनाम किया जा सके। तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई विंग, ये मुझसे नहीं होगा। और फाइनली वो डेट भी आ गई, मतलब नेक्स्ट डे, जहाँ पर विंग और वांगजी को ऑफिशियली मिलना था, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट तो बहुत बड़ी होनी थी और इसको मीडिया कवरेज वगैरह भी मिलना था। तो उन दोनों को अच्छे से, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सबके सामने ये प्रेजेंट करना था कि वो दोनों शादी के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो विंग को प्रॉपरली तैयार किया गया, मेकअप आर्टिस्ट बुलाकर लिटरली, और सेम चीज़ वांगजी के साथ भी हुई। उसे भी अच्छे से एक गुड़िया की तरह तैयार करके भेज दिया गया। दोनों आए, विंग ने प्रॉपरली बुके निकाला, वांगजी को दे दिया, फिर दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, दोनों ने वाइन पी और फिर कुछ टॉक किया। वैसे ये सब तो हो रहा था मीडिया के लिए, ताकि सबको ये पता चले कि वी फैमिली का बेटा, लान फैमिली का बेटा आपस में मिल रहे हैं, उनकी इंगेजमेंट होने वाली है वगैरह वगैरह। मतलब ये सब न्यूज़ के लिए हो रहा था। पर खैर, इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मतलब विंग के दिमाग में जैसे ही उसने वांगजी को देखा, ये आया कि सच में ये तो उतना ही प्रिटी है। उसके मतलब अच्छे खासे लंबे बाल थे वांगजी के, उसने उसे गोल्डन कलर में डाई कर रखा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके वो गोल्डन ब्राउन कलर के लंबे से बाल, जिसे उसने पोनीटेल में बांध रखा था, उसके वो इयररिंग्स, उसके वो ब्लश लिप्स जो हल्के से मेकअप के साथ और भी खूबसूरत लग रहे थे, और उसकी वो लंबे लंबे लैशेस, थिक ब्राउज और वो जॉ लाइन। सच में ये तो वुमेन से भी ज़्यादा प्रिटियर है। और दूसरी तरफ वांगजी भी विंग को देख रहा था। मतलब वो सोच रहा था कि इसके पास इतना टाइम होता है जिम जाने का वगैरह, क्योंकि ये फिटेड शर्ट में, मतलब कोट के अंदर से भी ये इसके चेस्ट मसल्स इतने बेहतरीन लग रहे हैं, इसके बाइसेप्स, इसकी कमर, वाओ। दोनों भी बस एक दूसरे को देख रहे थे। फिजिकल अट्रैक्शन ही था, लेकिन काफ़ी बढ़िया था। और जैसे कि विंग ने सोचा था कि वांगजी कुछ आड़ा टेढ़ा चलते हुए आएगा और कुछ वल्गर सी बातें करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी प्रॉपर एटिकेट के साथ आया, सही से बैठा, फ्लावर्स लेने के बाद भी उसने हल्की सी स्माइल की। ऐसे नहीं कि वो विंग के गले पड़ा, मतलब उसके मैनर्स बहुत अच्छे थे, टेबल मैनर्स और वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें। यहाँ तक कि उसने इस बात की भी रिस्पेक्ट की कि विंग उससे बड़ा है, जब भी वो खाना खाता उसका हाथ अपने आप ही अपने चॉपस्टिक्स के सामने आता। वाह, कितनी अच्छी चीज़ थी। मतलब विंग देख रहा था कि इस लड़के के टेबल मैनर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो बड़ों को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, जिसकी उम्मीद विंग ने तो नहीं की थी। उसे लगा था ये बस एक रिच स्पॉइल ब्राट है, लेकिन ऐसा नहीं था। वांगजी सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लड़का था, दिखने में भी, मैनर्स में भी, एजुकेशन, सब में एक बहुत ही बेहतरीन लड़का था। और दूसरी तरफ विंग, वो भी कोई चीप लड़का नहीं था जो वांगजी की ब्यूटी में खो जाए। हाँ, वो उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे प्रेज भी कर रहा था, तो बिल्कुल मैनर्स के साथ। ये चीज़ वांगजी को भी अच्छी लगी। मतलब सच में अगर उसके भाई ने, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लड़का ढूंढा भी है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बस इसे वांगजी के बारे में सब कुछ बता दिया हो, और अगर नहीं भी बताया है तो ये वांगजी का फ़र्ज़ बनता है कि एंगेजमेंट से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर तक बात करने के बाद, विंग और वांगजी को सच में ऐसा लगने लगा कि उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एंगेजमेंट तो वैसे ही होनी है। तो
क्यों ना सच में एक ट्राई देकर देखे, क्योंकि अगर वो चीज़ों को और भी ख़राब करते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत ढूंढते रहेंगे या फिर अपनी फैमिलीज़ को बताते भी रहेंगे, तब भी क्या होगा, मैक्सिमम उनकी एंगेजमेंट टूट जाएगी। फैमिलीज़ को तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक न्यूज़ बन जाएगी, लोग कुछ दिनों तक बातें करेंगे, लेकिन उनकी लाइफ का क्या? अगर वो सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट है तो क्यों ना एक ट्राई दिया जाए। ये सोचकर विंग ने मैंगजी से पूछा, आई थिंक यू सूट्स मी परफेक्ट, और मुझे लगता है कि हमें एक ट्राई देना चाहिए, या तो हमारे बीच में फ्रेंडशिप होगी या फिर चीज़ें यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या ख्याल है? मैंगजी ने कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आई ऑल्सो थिंक कि हमें बात करनी चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन ऐसे मीडिया के सामने हम सारी चीज़ें खुलकर नहीं कह सकते, तो क्यों ना हम कहीं प्राइवेट में वापस से मिले। मैंगजी ने कहा, ओह ठीक है। विंग ने कहा, बट अगर हो सके तो मेकअप कम करके आना। मैंगजी ने एक आईब्रो इस पर उठा दी। मेकअप कम करके आना? जो आदमी खुद इतना मेकअप करके इतना मतलब वेल फिटेड सूट पहन के आया है, जिसको ज़रूर किसी अच्छे डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कर रखा होगा, वो आदमी मुझसे कह रहा है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंगजी को इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन उसने वो जताया नहीं। उसने कहा, क्यों ना हम कुछ ट्रैक पर जाए या फिर किसी और एक्टिविटी में मिले। विंग ने कहा, गुड आइडिया। वहाँ पर ऐसे हमें शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, राइट? मैंगजी ने कहा। तो विंग ने कहा, क्यों ना हम स्नोबोर्डिंग में मिले। मैंगजी ने कहा, ठीक है। क्या तुम माउंटेन में जाना चाहते हो रियल स्नोबोर्डिंग के लिए, या फिर स्टूडियो में मिलना चाहते हो? विंग ने कहा, वेल जाना तो मुझे माउंटेन पर ही है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी के लिए स्टूडियो ठीक है। मैंगजी ने कहा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। विंग ने कहा, कल? मैंगजी ने कहा, बातें जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए उतना ही बेहतर है। विंग ने कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों उठे, आपस में हाथ मिलाया, और फिर विंग मैंगजी को छोड़ने के लिए उसके कार तक चला गया। उसे उसने कार में बिठाया। मैंगजी ने कहा, तुम मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हो। विंग ने कहा, तुम आज ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो इतना तो बनता ही है, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना। मैंगजी ने कहा, श्योर। जिसके बाद मैंगजी अपनी कार लेकर चला गया, और इधर विंग भी वापस आकर अपनी कार में बैठ गया। और अगले दिन, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये बिल्कुल हेडलाइन बन गई कि दो रिचेस्ट फैमिली के हायर्स आपस में एंगेजमेंट कर रहे हैं। वो मिले, कैसे उनकी डेट गई, एक छोटी से छोटी डिटेल वहाँ पर सब कुछ मेंशन था। और विंग और मैंगजी दोनों भी अपनी ही न्यूज़ को देख रहे थे कि लोग कैसे छोटी से छोटी बात के पीछे इतना पागल रहते हैं। उनके लिए प्राइवेसी नाम की कोई तो चीज़ है ही नहीं। खैर, अगले दिन विंग वापस से अपने काम से निकला। आज उसे थोड़ी बहुत मीटिंग्स अटेंड करनी थी, वो करके वो मैंगजी से मिलने के लिए निकला। रास्ते में उसे कुछ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी मिले। विंग ने उन्हें किसी तरह से चकमा देते हुए जैसे तैसे करके उस स्टूडियो तक की सफ़र की, और फिर वहाँ पर जाकर देखा तो मैंगजी पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। विंग ने कहा, तुम्हारे पीछे मीडिया नहीं आई? तो मैंगजी ने कहा, कैसे आएंगे, मैं तो इनविजिबल हूँ। विंग को ये जोक लगा तो वो हंस दिया। मैंगजी ने कहा, सीरियसली? मैं आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी को जानता हूँ, इसलिए मीडिया कभी मेरे पीछे नहीं आती, और जितना मैं चाहता हूँ बस उतना ही सोशल हो जाता है। विंग ने कहा, सच में? ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। मैंगजी ने कहा, हाँ, सीखना तो तुम्हें बहुत कुछ पड़ेगा। विंग ने कहा, ओवर कॉन्फिडेंट हो? तो मैंगजी ने कहा, नहीं, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और टाइम के साथ तुम भी जान जाओगे कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो रिच फैमिली में रहकर मदद करती है। विंग ने कहा, चलो देखते हैं। ये कहते हुए उन दोनों ने अपने सूट्स पहन लिए, और फिर वो स्नोबोर्डिंग करने लगे। कुछ 2-2.5 घंटे तक खेलने के बाद दोनों भी
वहीं पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। विंग ने कहा, इसमें तो काफ़ी मज़ा आया। पांगचे ने कहा, हाँ सच में, मुझे ऐसे हार्डकोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। विंग ने कहा, हाँ पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर कर नहीं पाता, क्योंकि पांगचे ने कहा, बिजनेस होता है। विंग ने कहा, हाँ। पांगचे ने कहा, लेकिन बिजनेस अपनी जगह पर होता है। मैं भी तो सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन एक्टिविटीज़ में अपना पूरा पूरा समय दे पाता हूँ। विंग ने कहा, ये तो मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। तो वांगची ने विंग की तरफ देखा और फिर अपना हाथ उस बेंच पर रखते हुए कहा, कहीं मिस्टर वी मेरे साथ लाइफ बिताने के बारे में तो नहीं सोच रहे? विंग को अचानक से झटका सा लगा और उसने वांगची की तरफ देखते हुए कहा, क्या हरकत है, अगर तुम इतने बढ़िया हो तो तुम्हारे साथ लाइफ बिताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वांगची ने कहा, सच में, ये जानने के बावजूद भी कि मैं गे हूँ और मेरे ख्याल से तुम एक स्ट्रेट पर्सन हो। विंग ने कहा, मैंने आज तक खुद को डिफाइन नहीं किया, मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। वांगची ने कहा, किसे उल्लू बना रहे हो, तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया इतने हैंडसम होने के बावजूद। विंग ने कहा, तो तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ? वांगची ने कहा, लगना क्या है, तुम हो तो हो। विंग ने कहा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। वांगची ने कहा, अगर तुम हैंडसम हो तो हो, मुझे सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो विंग ने कहा, तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। वांगची ने कहा, नहीं सच में, मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करता, जो है सो है, मैं बस सच बोलता हूँ। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अपने आप ही एक ब्लश आ गया था। इधर वांगची ने भी ये देख लिया। फिर उसने विंग को ज़्यादा न चिढ़ाते हुए सीधा उससे पूछ लिया, तो तुम अपने पार्टनर में क्या चाहते हो? विंग कहने लगा, बस यही कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे और अपने काम से काम रखे, मेरे काम में ज़्यादा दखल ना दे और ख़ासकर उसके बहुत सारे नखरे ना हो। वांगची ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के निकले। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांगची ने कहा, मुझे भी यही चाहिए कि कोई मेरे काम में दखल ना दे, मेरी रिस्पेक्ट करे और बेवजह की इनसिक्योरिटी ना दिखाए। मतलब अगर मैं लॉयल हूँ तो हूँ, मैं उसके अलावा किसी और को नहीं देखूँगा। फिर उसे मुझ पर नज़र रखने की या फिर मेरे पीछे पीछे घूमने की या कोई जासूस वगैरह रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे बस उसने लॉयल रहना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। वी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा है, जैसे हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वांगची ने कहा, तो तुम्हें लड़कों से कोई दिक्कत नहीं है? वी ने कहा, दिक्कत तो है, मतलब मुझे कोई और पसंद नहीं है, लेकिन तुम एक्सेप्शनल हो। वांगची ने कहा, व्हाट? वी ने कहा, हाँ सच में, मुझे लगा था कि मुझे लड़के पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी मैंने देखे थे वो ज़्यादातर अलग ही तरह के होते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल जेंटलमैन हो, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वांगची ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी ब्यूटी पे फिदा हो गए। वी ने कहा, मैं तुम्हारी ब्यूटी पे नहीं, मैं तुम्हारी शख्सियत पे फिदा हो गया। वांगची ने कहा, ओ, तो तुम्हें मेरा नेचर अच्छा लगा? वी ने कहा, कह सकते हो, सब कुछ, तुम्हारे मैनर्स, तुम्हारा नेचर और बैकग्राउंड तो है ही है। वांगची ने कहा, वेल, मेरी तरफ से भी यही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस शादी को एक ट्राई देकर देखें। विंग ने कहा, बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो मिस्टर लान, क्या ख्याल है, हम इस रिलेशन को एक चांस देकर देखें? वांगची ने कहा, आर यू प्रपोजिंग मी? विंग ने कहा, कह सकते हो। वांगची ने कहा, यहाँ ऐसे? विंग ने कहा, हाँ तो फिर कैसे? वांगची ने कहा, मुझे एक प्रॉपर प्रपोजल चाहिए। विंग ने कहा, कैसा वाला? वांगची ने कहा, वो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन जब तक तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगे मैं एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं कहने वाला। विंग ने कहा, ओके, तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। क्या? वांगची ने कहा। तो विंग ने कहा, मैं सोच रहा था कि मुझे डिमांडिंग पर्सन नहीं चाहिए और उस बात पे मैं कायम हूँ और तुम डिमांड कर रहे हो, इसलिए
मैं अब अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। वांगजी ने कहा, यू? ये कहते हुए उसने विंग को मारना चाहा तो विंग तुरंत उठकर वहाँ से भागने लगा और वांगजी उसका पीछा करने लगा। और ऐसे ही दोनों उस चूहे बिल्ली के खेल की तरह बस दौड़ते रहे और फिर गिरकर मतलब बर्फ़ में गिरकर हंसने लगे। फिर 2 दिन बाद एक्चुअल में एक गाड़ी वांगजी को पिक करने के लिए आई जो सीएन इंडस्ट्रीज़ की तरफ से थी। वांगजी ने तुरंत विंग को कॉल लगा के कहा, ये सब क्या है? तो विंग ने कहा, तुम्हें तो प्रपोजल चाहिए था ना? तो वांगजी ने कहा, व्हाट प्रपोजल? तो विंग ने कहा, मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। वांगजी ने कहा, कैसे? विंग ने कहा, कैसे मतलब? बस मैंने कुछ आइडियाज़ लिए हैं और अपने असिस्टेंट से कहा है कि अच्छा सा प्रपोजल रेडी कर दो जो मैं तुम्हें करने वाला हूँ। वांगजी ने कहा, हु टोल्ड यू कि मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊँगा? तो विंग ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? वांगजी ने कहा, देखो मैं कोई लड़की नहीं हूँ तो ये कैंडल्स वाले प्रपोजल से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला। ना मुझे रोजेस चाहिए, ना कैंडल्स, ना बलून्स, ना लाइटिंग्स। ओके, तो बी अ मैन और कुछ अच्छा सा सोचो। विंग ने कहा, गॉट इट। और इसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। फिर वो सोचने लगा कि वांगजी को वो किस तरह से प्रपोज कर सकता है। और फिर अगले दिन उसने वापस से वांगजी को कॉल किया। इधर उसके पेरेंट्स उसे बहुत कुछ कह रहे थे कि उसको वेन्यू वगैरह देखना है, ये देखना है। उसने कहा कि आप सब चीज़ें अरेंज कर लेना, मुझे किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके सामने एक टारगेट था कि उसको वांगजी को अच्छे से प्रपोज कर देना है। फिर क्या था, उसने वांगजी को बस एक लोकेशन सेंड किया। वांगजी ने पूछा, ये क्या है? तो विंग ने कहा, आकर देख लो। तो बस वांगजी भी उस तरफ चलने लगा जहाँ से वो लोकेशन आया था। तो वो किसी विलेज का, किसी माउंटेन का लोकेशन दिखा रहा था। वांगजी को ये आइडिया सच में अच्छा लगा तो वो भी अपना ट्रैकिंग का सारा सामान लेकर वहाँ पर पहुँच गया। वो एक छोटी सी माउंटेन क्लाइंब थी, मतलब एक पहाड़ी थी छोटी सी, जिस पे विंग और वांगजी दोनों भी क्लाइंबिंग करने वाले थे। विंग तो वहाँ पर अपने सारे औजारों के साथ तैयार था। वांगजी भी आ गया और दोनों भी क्लाइंबिंग करने लगे। अब दोनों भी क्लाइंब करते हुए बातें कर रहे थे। विंग ने पूछा, ये अच्छा प्रपोजल है? वांगजी ने कहा, ठीक ठाक है, चलो देखते हैं आगे क्या करते हो। तो फिर दोनों चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ऊपर पहुंच गए जहाँ पर लिटरली बस 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। तो विंग वहीं पर जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया। वांगजी ने कहा, बस इतना ही? विंग ने कहा, रुको तो सही। फिर उसने अपने पॉकेट से रिंग निकाली और वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, लान वांगजी, विल यू मैरी मी? वांगजी ने कहा, यस आई डू। पर उसके चेहरे पर हल्का सा डाउट था क्योंकि इतना छोटा सा प्रपोजल उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर मुंह फिराया। तो विंग ने बस हल्के से स्मक करते हुए उसके हाथ में रिंग पहना दी और फिर एक अपने मोबाइल में एक बटन प्रेस किया, जिसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे कलर बॉम्ब्स ब्लास्ट होने लगे, जिससे हर तरफ पूरा आसमान कलरफुल हो गया। वांगजी ने कहा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, प्रपोजल है, अभी तो तुमने एक्सेप्ट किया है तो अभी तो सेलिब्रेशन होगा। वांगजी ने कहा, पर इससे यहाँ के सारे पशु पक्षी डर जाएंगे। विंग ने कहा, टेंशन मत लो, ये बस कलर्स है और यहाँ पर ज़्यादा इतने पंछी वगैरह नहीं है, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। उसके बाद ऐसे स्पॉट्स ढूंढ लिए, ब्लाइंड स्पॉट्स जहाँ पर ज़्यादातर जानवर वगैरह नहीं आते हैं, तो तुम टेंशन मत लो। ये कहते हुए उसने वांगजी को और सरप्राइजेस देना जारी रखा। जैसे ऊपर से एक फ्लाइट चली गई जिसके पीछे बड़ा सा लिखा था, विल यू मैरी मी वांगजी? और फिर उन पर वो फूल बरसाने लगे। वांगजी ने कहा, सच चीप। विंग ने कहा, अच्छा ये भी चीप है, तो ज़रा इस तरफ देखो। उसने वांगजी को दूसरी तरफ दिखाया जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, मतलब लिटरली वहाँ पर पूरा का पूरा गार्डन बनाया हुआ था। बहुत सारी लॉन बिछाई हुई थी और वहाँ पर पूरे फ्लावर्स से बहुत बड़ा सा हार्ट बनाया हुआ था। और वो फ्लावर्स ऐसे नहीं थे, वो प्रॉपर प्लांट्स थे फ्लावर्स के, जिससे
पूरे वाइट फ्लावर्स में वांगजी का नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे विंग का नाम लिखा हुआ था पूरे रेड फ्लावर्स के साथ, और वो पूरा का पूरा गार्डन बना हुआ था। वांगजी ने कहा, ये सब क्या है? तो विंग ने कहा, यहाँ पर खाली ज़मीन थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा प्लांटेशन कर दिया जाए। वांगजी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, और क्या, और ये हमेशा हमेशा के लिए हमारा स्पॉट बनकर रह जाएगा। हमें जब भी टाइम स्पेंड करना होगा हम यहीं पर आ जाया करेंगे, हमारे फ्लावर्स के बीच में रहेंगे। वांगजी ने कहा, फिर ठीक है। विंग ने कहा, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रॉपर प्रपोजल मिल गया? वांगजी ने कहा, कह सकते हैं। कहते हुए वो मुस्कुराया तो विंग ने तुरंत उठकर उसे कमर से खींचते हुए अपने करीब ले लिया। वांगजी ने कहा, विंग। तो विंग ने कहा, अब तो मैंने प्रपोज भी कर दिया है, तो क्यों ना इस प्रपोजल के बदले मुझे एक प्यारा सा किस मिलना चाहिए। तो वांगजी ने उसके चेस्ट पर मारते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी भी हम मैरिड नहीं हैं तो मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। विंग ने कहा, अच्छा, तो मुझे अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा। वांगजी ने कहा, एब्सोल्युटली। ये कहते हुए वो तुरंत वहाँ से नीचे कूद गया। उसके कमर में वैसे तो वो जो वायर्स थे वो लगे हुए थे, तो वो अपने आप को सही से बैलेंस करना जानता था, लेकिन विंग तो शायद पहली बार ही ऐसे रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था, तो उसके लिए उतरना थोड़ा सा मुश्किल था। इधर वांगजी फटाक से नीचे पहुंचकर विंग को चिढ़ाते हुए वहाँ से भागने लगा। उसने कहा, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सच में तुम किस कर सकते हो। अब तो विंग भी जोश में आ गया। वो फटाफट से नीचे उतर गया और जैसे कि वांगजी को लगा था कि वो भागकर दूर चला जाएगा, लेकिन विंग की टांगों ने उसका साथ दे दिया, तो जल्द ही वांगजी पकड़ा भी गया। और जैसे ही विंग ने वांगजी को पकड़ा, मतलब लिटरली वो भाग रहे थे, बहुत तेज़ भाग रहे थे और उसी तरफ भाग रहे थे जहाँ पर वो गार्डन बना हुआ था नया नया। तो वहाँ पर भागते भागते विंग ने वांगजी को पकड़ लिया और दोनों भी घास पर नीचे गिर गए। और लिटरली कुछ देर तक तो आपस में ऐसे ही रोल होते रहे, क्योंकि रुकना दोनों को भी नहीं समझ आ रहा था। दोनों भी एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। आखिरकार जब वो पूरे ढलान के नीचे पहुंच गए तब रुक गए, और तब वांगजी विंग के नीचे था और बस वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बहुत बुरी तरह से हाँफ रहे थे। और इधर विंग ने अब वांगजी के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या मैं इन्हें डिज़र्व करता हूँ? वांगजी की पलकें अपने आप ही झुक गई और जैसे ही उसकी पलकें झुकी, विंग ने इस चीज़ को यस में काउंट करते हुए अपने होठ वांगजी के होठों पर टिकाए और फिर दोनों ने एक प्यारा सा किस शेयर किया, पहली बार, जहाँ पर विंग को अपनी चॉइस पर हल्का सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो उस दिन को थैंक्स कह रहा था जब उसने पहली बार वांगजी की न्यूज़ देखी थी और फैसला कर लिया था कि वो वांगजी के सहारे एस्केप ढूंढेगा। पर आज सच में वांगजी उसके साथ है और उसे बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इसके साथ अब नेक्स्ट डे आ गया जहाँ पर उन दोनों की एक्चुअल में एंगेजमेंट होनी थी। दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग को अच्छा लग रहा था कि उसे किसी कर्ली चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनके नखरे सहने की ज़रूरत नहीं है, उनको सर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वांगजी भी बहुत खुश था कि उसे एक्चुअल में सही पार्टनर मिल गया जो उसकी रिस्पेक्ट करता है। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी थी जो उतनी भी इजी नहीं थी, जैसे एंगेजमेंट होते के साथ ही वांगजी को कंपनी ज्वाइन करने के लिए लांस प्रेशर करने लगे, क्योंकि वांगजी की सोशल सर्विसेज बहुत हो गई ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन वांगजी था जो अपने पेरेंट्स की बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इधर ये सब बातें जैसे ही विंग के कानों तक पहुंची, उस तक जैसे ही खबर पहुंची, उसने तुरंत वांगजी को मिलने के लिए बुलाया। इधर वांगजी पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो पैर पटकते हुए ही विंग के केबिन में आ गया। विंग ने आते ही सबसे पहले तो उसे गले से लगा लिया, जिससे वांगजी थोड़ा सा काम डाउन हुआ, या यूँ कहो उसका जो एंगर था वो सीधा उसके दिमाग में चला गया। उसका जो भी गुस्सा बाहर दिख रहा था वो अब उसे स्ट्रेस देने लगा। विंग ने सबसे पहले तो उसे बिठाया, उसे पानी पिलाया, फिर उससे पूछा क्या हुआ। तो वांगजी ने कहा, मैं मैं बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पता नहीं सब लोग मुझे बिज़नेस के लिए क्यों फोर्स करते रहते हैं। तो विंग ने कहा,
किसने कहा तुम्हें बिजनेस करने के लिए? तो वांगची ने कहा, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं और तुम्हारे भी, पता नहीं इन लोगों का क्या हुआ है। तो विंग ने कहा, बट मैंने तो नहीं कहा। तो वांगची ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मैंने कभी भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम बिजनेस ज्वाइन कर लो, बिजनेस करने के लिए मैं हूँ ना। तो वांगची ने कहा, व्हाट? विंग ने कहा, हाँ सच में, तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तुम वो करो, मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें फंड किया करूँगा। वांगची ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें फंड किया करूँगा जिसे तुम सही चीज़ों में इस्तेमाल किया करना। वांगची ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग ने कहा, फिर तो क्या सोचते हो? वांगची ने कहा, मैं तो खामखा ही परेशान हो रहा था, आखिर लाइफ तो हमें दोनों को बितानी है ना, फिर मैं अपने पेरेंट्स पे पता नहीं क्यों डिपेंड हो रहा था। विंग ने कहा, क्योंकि तुम उस फैमिली में रहते हो। वांगची ने कहा, यार राइट, मैं लान हूँ, इसलिए मैं उन पर डिपेंड हूँ, मुझे वी बनना है। विंग ने कहा, व्हाट? वांगची ने कहा, यस राइट, मुझे मुझे वी वांगची बनना है अभी। विंग ने कहा, आर यू आउट ऑफ माइंड? कल ही हमारी एंगेजमेंट हुई है, अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, और ना हमने घर लिया है ना कुछ और। वांगची ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, वो सब तो हम आज ही कर लेंगे, चलो सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। विंग ने कहा, आर यू किडिंग मी? वांगची ने कहा, बिल्कुल नहीं, चलो अभी के अभी अपने सारे प्रूफ्स ले लो, हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने चल रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम रोगे, चिल्लाओगे, फिर से मुझसे डिमांड करोगे कि तुम मतलब शादी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, मुझसे और कुछ कुछ करवाना चाहते हो। वांगची ने कहा, वो तो शादी के बाद भी होता रहेगा, वैसे भी मेरे डिमांड्स कम नहीं होने वाले। फिंग ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम भी लिटिल प्रिंसेस की तरह मुझसे सब कुछ मनवाने वाले हो? वांगची ने कहा, हाँ, लिटिल प्रिंसेस की तरह नहीं, लिटिल प्रिंस की तरह। ओके माय लिटिल प्रिंस, विग ने कहा, और फिर अपने ड्रॉअर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। इधर वांगची भी अपने जो उसकी संस्था थी वहाँ पर चला गया, उसने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और फिर दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चले गए, जिसके साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को वो उनके रजिस्ट्रेशन की फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहा, फाइनली वी आर मैरिड। और कुछ ही टाइम में ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में भी चली गई, मतलब उनके पेरेंट्स ने भी ये चीज़ें अनाउंस कर दी। फिर ने कहा, अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, अब क्या? वांगची ने कहा, तो अब घर ढूंढते हैं। फिर ने कहा, आर यू सीरियस? तुम सच में मेरे साथ शिफ्ट होने की सोच रहे हो? मतलब ठीक है, हमने मैरिज रजिस्टर करवा लिया, लेकिन हमारी मैरिज तो ग्रैंड होनी चाहिए ना। वांगची ने कहा, ग्रैंड एंगेजमेंट हो गई है, अब मैं कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहता, जितना है काफ़ी है, हमारी मैरिज हो चुकी है और अब से मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अभी और लांस को टॉलरेट नहीं कर सकता। फिर ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसने निहोएसंग को एक अच्छा सा विला सजेस्ट करने के लिए कहा, जो कि होएसंग ने कर भी दिया, और शाम तक इन दोनों के लगेज के साथ वो दोनों उस विला में पहुंच चुके थे। विंग वांगची से कह रहा था, आई कांट बिलीव कि कल ही हमारे एंगेजमेंट हुई है और मैं आज तुम्हारे साथ इस विला में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो वांगची ने कहा, आई ऑल्सो कांट बिलीव, बट अच्छी चीज़ों में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, बस मेरा यही एजेंडा है। ये कहते हुए उसने विंग का हाथ पकड़ लिया और वो उसे खींचते हुए विला के अंदर ले गया। वो विला सच में बहुत ब्यूटीफुल था, छोटा सा, प्यारा सा, और दो लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। विंग ने कहा, वैसे सच कहूँ तो यहाँ से मेरी कंपनी बहुत दूर पड़ती है, तो मेरा आने जाने में ही बहुत सारा टाइम चला जाएगा। वांगची ने कहा, मिस्टर विंग, बट आई कैन गारंटी कि घर आना वर्थ होगा। विंग ने कहा, अच्छा सच में? वांगची ने कहा, 10 मिनट बाद आना। ये कहते हुए वो अपना लगेज लेकर बेडरूम की तरफ चल दिया। विंग ने कहा, हे होल्ड ऑन, क्या कर रहे हो? वांगची ने कहा, वही जो एक मैरिड कपल को करना चाहिए।
विंग ने कहा, आ वांगजी रुको, आई थिंक आई एम नॉट रेडी। वांगजी ने कहा, ठीक है देखते हैं। ये कहते हुए उसने विंग को वहीं बैठने के लिए कहा और फिर वो अंदर चला गया चेंज करने के लिए। इधर विंग सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है, ये तो ये तो उसने सोचा ही नहीं। उसे बस वांगजी अच्छा लगा इसलिए उसने शादी भी कर ली। पर शादी के बाद क्या, उसने तो सोचा ही नहीं कि आगे की सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो किसिंग हाथ पकड़ना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वांगजी यहाँ से चला गया है, विंग श्योर था कि वांगजी कोई तो बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला है। लेकिन अब वो क्या करे। वो कुछ चीज़ें ढूंढने लगा, जैसे मोबाइल पर सर्च करने लगा कि वो क्या करे, कैसे ये रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही थी जिससे उसे फ़ायदा हो। आखिरकार उसने होयसांग को कॉल किया और उससे पूछा कि कुछ एडवाइस दे। इधर होयसांग अपने सर को पीटते हुए कह रहा था कि वो अपने बॉस को लास्ट मोमेंट पर क्या सजेस्ट करे। ये होयसांग ने कहा, अगर आपकी चीज़ें सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो उसे अपने पार्टनर के हाथ में दे दे और चुप रहे। विंग ने ये बात काट मान ली, अगर मुझे नहीं आता तो मैं सब कुछ उसके हाथ में दे दूंगा और जो वो करेगा वो ठीक रहेगा। ये सोचते हुए विंग वहाँ पर मतलब बहुत नर्वस एक्साइटेड पता नहीं क्या होकर वहीं पर बैठ गया। वो अपने पैरों को लगातार शेक किया जा रहा था। इधर वांगजी कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक करते हुए बोला, विंग तुम अंदर आ सकते हो। अब फाइनली विंग जैसे तैसे उठ गया। वो बहुत बुरी तरह से शेक कर रहा था, कांप रहा था। फिर वो एक एक कदम बढ़ाते हुए ऐसे अंदर चलने लगा जैसे वो हॉन्टेड हाउस में घुस रहा हो। लेकिन जैसे तैसे करके उसने उस लिविंग रूम से बेडरूम तक का सफ़र पार कर ही दिया और फिर उसने हल्के से दरवाज़ा खोला और फिर अंदर झांकने लगा। तो अंदर सच में रूम को अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सेंटेड कैंडल्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही रोमांटिक वाइब दे रही थी। तो विंग अंदर घुसने लगा। वांगजी ने कहा, नहा लिए तुम? विंग ने कहा, नहीं। वांगजी ने कहा, तो जाओ नहा कर आओ। विंग वहीं पर थम गया। उसने वापस से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर वो नहाने के लिए चला गया। 10 मिनट बाद वो वापस से नहाकर उसी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने वापस से नॉक किया तो वांगजी ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ। तो विंग हल्के से अंदर घुसा। तो वांगजी ने पूछा, तुमने अपने बाल नहीं सुखाए? विंग ने कहा, तुम ही सुखा दो। वो एक्चुअली उस रेड लाइट में पूरी तरह से वांगजी को इधर से उधर ढूंढ रहा था, पर वांगजी उसे मिल नहीं रहा था। इधर जैसे ही विंग ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया, वांगजी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। विंग बिल्कुल स्टिफ हो गया और फिर धीरे धीरे उसने वांगजी को अपने पीछे से हटाकर अब मुड़कर वो उस अपने सामने वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी सच में एक रेड ड्रेस में था जो काफ़ी मतलब लेस से बनी हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसमें वांगजी के कॉलर बोन भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उसके वो ब्राउन कलर के बाल जो आज उसने बिल्कुल खुले छोड़े थे उसके माथे पर आ रहे थे और वांगजी बिल्कुल एक पर्शियन डॉल की तरह लग रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही रोमांटिक। विंग तो वो सारी चीज़ें भूल गया, वो अनकंफर्टेबलनेस, वो नर्वसनेस, वो सब कुछ। और वो बस नीचे झुककर वांगजी को किस करने वाला था। तभी वांगजी ने उन दोनों के होठों के बीच में अपना हाथ रखा तो विंग कंफ्यूज हो गया। वांगजी ने कहा, ये सब बाद में, पहले तुम्हारे बाल सुखाते हैं। ठीक है, विंग बोला। तो वांगजी ने उसे ले जाकर मिरर के सामने बिठा दिया और फिर वो ड्रायर से विंग के बाल सुखाने लगा। इधर विंग आईने में वांगजी को ही देख रहा था जो खुश तो नहीं लग रहा था, किसी चीज़ से परेशान है, कुछ ऐसा ही विंग को एहसास हो रहा था। तो उसने अचानक से वांगजी का हाथ पकड़ लिया। वांगजी ने उसके हाथ पर चपट मारते हुए कहा, मैंने कहा ना पहले मुझे बाल सुखाने दो। तो विंग ने वांगजी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया।
और फिर उस ड्रायर को उसने उसके हाथों से निकालते हुए कहा, वांगजी, क्या बात है? वांगजी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे बाल सुखाने हैं। विंग ने कहा, वांगजी, मुझे लोगों को पढ़ना आता है, मुझे सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? वांगजी ने कहा, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तुम खामखा ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। विंग ने कहा, वांगजी, सच बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी आंखों में देखकर बताओ। पर वांगजी विंग से आंखें नहीं मिला पा रहा था। विंग ने कहा, वांगजी, तुम जो चाहे वो मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? मैं मैं पूरी तरह से तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हें जज नहीं करूंगा। वांगजी ने अब धीरे धीरे पलकें उठाकर विंग की तरफ देखा, फिर कहा, जब जब मैं टीनेजर था। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और विंग पूरे ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। वांगजी ने कहा, जब जब मैं टीनेजर था, तब तब मुझे ब्लीडिंग हुई थी। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, हाँ, मुझे भी इसका रीज़न नहीं पता, उसके बाद ये कभी नहीं हुआ, बस एक बार हुआ था और मुझे पेट में दर्द भी हुआ था। विंग ने कहा, तो तुमने चेकअप करवा लिया? वांगजी ने कहा, हाँ, आई आई हैव वॉम्ब। विंग ने कहा, व्हाट? वांगजी ने कहा, यस, आई हैव वॉम्ब, बट वो डेवलप नहीं है। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांगजी ने कहा, हाँ, वो डेवलप नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग ने कहा, अरे क्रेजी! तो वांगजी ने कहा, जानता हूँ स्ट्रेंज है, लेकिन लेकिन सच है, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, जो कुछ भी है वो सच है। विंग ने कहा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और अब बता रहे हो, वो भी इस तरह से? मतलब मैं अगर अगर मेरे बाल के लिए नहीं होते तो अब तक तो सब कुछ हो चुका होता हमारे बीच में। अंश ने कहा, तो तुम्हें मुझसे घिना आ रही है? फिर ने कहा, "न-" उसने एक बार वांगजी की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रहा था, वो हाँ कहे ना कहे, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि वांगजी प्रेग्नेंट हो सकता है। इधर वांगजी को भी विंग का अनकंफर्टेबलनेस फील हुआ, तो वो उसकी गोद से उठ गया और फिर वहाँ पर जो भी उसने पिलोज वगैरह फैला कर रखी थी उसे समेटते हुए बोला, तुम तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये मैं तुम पर कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम जैसा चाहे वैसा रह सकते हो। इधर विंग अपनी ही सोच में था। उसने अपने फैमिली के राइवल से शादी की और वो लोग तुरंत मान भी गए, शायद इसीलिए क्योंकि ये डिफेक्टिव है, और इसने भी तुरंत मुझसे शादी करने के लिए कहा, क्योंकि इसे पता था एक बार शादी हो जाएगी फिर तो मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विंग अपने ही ख्यालों में था। इधर वांगजी उससे कह रहा था, वैसे तुम चाहो तो हम मैरिज सर्टिफिकेट कैंसिल भी करवा सकते हैं, 24 आवर्स का समय है हमारे पास। ये कहते हुए उसने अपने कपड़े उतारना चाहा। इधर विंग, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, गुस्से में था, उसने बस वहाँ से उठकर वांगजी को पीछे से हक किया और फिर उसके नेक पे अपने दांत गड़ाए। वांगजी को इस बात से बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ, पर शायद विंग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, ये सोचकर वांगजी ने उसे कुछ नहीं कहा। पर विंग उतने पर ही नहीं रुका। उसने वांगजी को उठाकर बेड पर फेंक दिया। वांगजी हल्के से बाउंस के साथ पूरा विंग के सामने एक्सपोज हो गया। उसके थाइस, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, विंग उन्हें देखकर जैसे बावला सा हो गया और वो तुरंत वांगजी के ऊपर आ गया। इधर वांगजी विंग को रोकना चाहता था, कहीं ना कहीं उसे खुद भी इस बात का गिल्ट हो रहा था कि उसने पहले विंग को ये बातें क्यों नहीं बताई। पता नहीं कौन से ख्यालों में था वो, जो उसने तुरंत ही विंग को मैरिज रजिस्टर करने के लिए फोर्स कर दिया, और विंग भी उसके प्यार में पागल इस चीज़ के लिए मान गया। इधर विंग
उसे तो ये एक बिट्रायल जैसा लग रहा था और वो उस वक्त अपना पूरा पूरा गुस्सा वांगची पे निकाल रहा था। इधर वांगची बहुत बुरी तरह से मौन कर रहा था, लेकिन विंग को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था। वांगची जिसने इस रूम को इतनी ब्यूटीफुली सजाया था, वो सारे कैंडल्स कब के बुझ चुके थे, वो सारे पिलोज, वो सारा डेकोरेशन कब का विंग ने तहस नहस कर दिया था। वो अब बस एक तरह से रेज में अंधा होकर बस वांगजी का इस्तेमाल कर रहा था और वांगजी भी चुपचाप उसे सब कुछ करने दे रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो विंग को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। और इधर विंग का गुस्सा काफ़ी देर तक चलता रहा, मतलब लगभग सुबह होने को आई थी और विंग अभी भी वांगजी को यूज़ किया जा रहा था। इधर वांगजी अपने होश खोने के कगार पर था। इनफैक्ट वो एक दो बार तो बेहोश हो भी चुका था, लेकिन विंग ने तभी भी नहीं बख्शा। आखिरकार सुबह के 5 बज रहे थे और वांगची का फ़ोन बजने लगा। इधर वांगची जिसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो बस किसी तरह से अपने फ़ोन को ढूंढने लगा। उसकी आंखें तक अभी भी बंद थी। इधर विंग ने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से लंच रेन की आवाज़ आई। गुड मॉर्निंग वांगची, कैसे हो? आई होप कि तुम्हारा हस्बैंड अभी सो रहा होगा। इधर विंग ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उसने वांगची के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो कोई आवाज़ न करे। इधर वांगची की आंखें जो अभी तक बंद थी तुरंत ही खुल गई और वो छटपटाने लगा, लेकिन विंग ने दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ भी पकड़ लिए और वो लगातार वांगची को पुश करने लगा, मतलब अपने आप को वांगची के ऊपर थोपने लगा। इधर वांगची के फादर कह रहे थे, वांगची बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत डम्ब हो, मतलब जिस तरह से तुम सोशल अवेयरनेस के पीछे पागल थे, मुझे तो लगा था कि तुम कोई काम के नहीं हो, इसलिए मैंने अपना पूरा पूरा फोकस लांस चैन पर दे दिया। पर मुझे क्या पता था तुम तो सीधा मेरे दुश्मन के घर जाकर पहुंचोगे। ये बातें सुनते ही विंग की आंखें गुस्से से और लाल हो गई और उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। इधर वांगजी छटपटाने लगा, लेकिन विंग की पकड़ उसके मुंह पर इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो कुछ भी कर नहीं सकता था। उसके गले से वैसे भी आवाज़ कोई निकल नहीं रही थी। इधर लांच रेन कहते जा रहे थे, वैसे अब तुम उस फैमिली में गए ही हो, मेरे राइवल के घर गए ही हो, तो क्यों ना तुम मेरे लिए छोटे मोटे काम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने इन लॉज से रिश्ते तोड़ दो, लेकिन कुछ है, मतलब शुरू से वो हमारे राइवल्स रहे हैं, तो क्यों ना तुम छोटी मोटी बातें हमें बताया करो, जिससे कि हम भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ जाए। या यूँ कहो तुम्हारे इन लॉज थोड़े से लॉस में चले जाए। मैं उन्हें बर्बाद तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा फ़ायदा तो उठाना चाहता हूँ। इधर बागजी बस सर हिलाकर विंग को मना करने की कोशिश कर रहा था, पर उसमें इतनी भी जान नहीं बची थी। इधर लांचरे ने तो अपनी बकवास कर दी, फ़ोन कट भी कर दिया, लेकिन शामत तो वांगची की आ गई थी, क्योंकि विंग अब पूरा 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 गुस्से से भर चुका था। अब तक तो उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, बिट्रायल जैसा फील हो रहा था, लेकिन अब तो उसके अंदर गुस्सा भर गया कि वांगजी सच में वहाँ पर स्पाई करने के लिए आया है। ऐसा है तो वो वांगजी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो यहीं पर वांगजी को मौत के घाट उतार देगा। ये सोचते हुए विंग अब लिटरली बीस्ट बन चुका था और इधर वांगजी किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने अब वांगजी के बाल पकड़ लिए। वांगजी बस एक आखिरी बार चिल्लाया और बेहोश हो गया, पर विंग तब भी नहीं रुका। आखिरकार जब वो होश में आया तो उसने खुद को वांगजी से दूर किया और जैसे ही वो वांगजी से दूर हुआ, उसने देखा कि वो बेडशीट पूरा रेड स्टेन से भर चुका है। मतलब वांगजी जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था कि उसे ब्लीड होती है। इधर विंग गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही साथ वो वांगजी के लिए परेशान भी होने लगा। वो चाहता तो नहीं था कि परेशान हो, लेकिन चाहकर भी वो वांगजी को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने चुपचाप एक हॉट वाटर बॉल लाया
और फिर वो वांगजी को क्लीन करने लगा। वांगजी जैसे जैसे विंग उसके वुंड्स को टच कर रहा था वैसे वैसे उसके मुंह से कराने की आवाज़ निकल रही थी और विंग खुद को कोस रहा था कि वो मतलब लिटरली वांगजी को घर से निकाल सकता था, उसे वापस उसके घर भेज सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने वांगजी का फ़ायदा उठाया, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फिर वो लंच रेन की बातों के बारे में सोचने लगा। तभी उसे याद आया वांगजी उसके पास इस बात की शिकायत लेकर आया था कि उसके पेरेंट्स उसे बिजनेस वर्ल्ड ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। शायद तब भी उन्होंने यही स्पाइंग वाली बात की होगी या उनके दिमाग में होगा और वो वांगजी को बता नहीं पाए। लेकिन वो तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही नहीं रहना चाहता। उसने वांगजी को कितना गलत समझ लिया। विंग को अब जब कहीं जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वांगजी वो तो एक इनोसेंट सोल होने के बावजूद भी इस कॉर्पोरेट ट्रैवलर में बेवजह पिसता रहा। शायद इसीलिए वो इस बिजनेस वर्ल्ड से नफरत करता है। विंग अब उस बेचारे वांगजी को देखते हुए ये सब बातें सोच रहा था, लेकिन पता नहीं कल रात उसका वो सारा कॉन्शियसनेस कहाँ चला गया था और वो कौन से बिस्ट में तब्दील हो गया था। कहीं ना कहीं इसमें वांगजी का भी हाथ था। एक तो उसे इतना तैयार नहीं होना था, ऊपर से विंग के ऊपर एक के बाद एक ऐसे बॉम्ब नहीं फोड़ने थे। मतलब विंग सच में अपनी भावनाओं में बह गया, जिस बात का उसे रिग्रेट तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था सिवाय इसके कि वांगजी के जगने के बाद वो उससे माफ़ी मांगे, जिसके लिए उसे अगले 10 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा। वांगजी सोता ही रहा और लगभग दूसरे दिन शाम को वांगजी उठ गया। विंग ने उसके उठते ही तुरंत उसके करीब जाते हुए उसे सही से बिठाया और सबसे पहले आंखों में आंसू लेते हुए उसने वांगजी का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी। वांगजी ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर पता नहीं मैं ऐसे कैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं लोगों की बातों में आ गया। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना। विंग ने कहा, पर पर मुझे नहीं गलती करनी थी, खासकर तुम्हें लेकर। ये कहते हुए विंग की पलकें झुक गई तो वांगजी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो ये तुम्हारी पहली गलती है और आखिरी समझकर मैं इसे माफ़ भी कर देता हूँ। आई होप कि तुम दोबारा कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। कभी नहीं, विंग ने कहा। वांगजी ने कहा, पर तुम्हें ये परम ज्ञान हुआ कैसे? विंग ने अब पलके उठाकर वांगजी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, वही नटखट वाली। विंग ने कहा, तुम इस हालत में भी मुझे टीज कर रहे हो? वांगजी ने कहा, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। विंग ने कहा, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें तो बिजनेस वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है ना, तो हो सकता है तुम्हारे फादर ही तुम्हें प्रेशर कर रहे हो। और रहा सवाल उस न्यूज़ का, उसने वांगजी के पेट की तरफ देखा तो वांगजी ने अपने पेट पर तुरंत हाथ रखा। विंग ने कहा, तुम्हें ये बॉम्ब मुझ पर नहीं फोड़ना चाहिए था, वरना मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। वांगजी ने कहा, इट्स ओके, वो डेवलप नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, पर तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए हैं। वांगजी ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, अगर तुम गॉड गिफ्टेड हो तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, तुम्हें डेवलप करने की कोशिश करें। वांगजी ने कहा, आर यू रियल? विंग ने कहा, हाँ, हम कोशिश तो कर सकते हैं। वांगजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बस 1 साल के बाद। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांगजी ने कहा, तुमने जैसे मेरी हालत कर दी है, तुम्हें लगता है 6 महीने से पहले पहले मैं रिकवर भी हो पाऊंगा? विंग ने कहा, ऐसा भी कुछ नहीं है। वांगजी ने कहा, हाँ, ये देखो, यहाँ पर तुमने अपने दांत गड़ाए। कहते हुए वो अपनी नेक विंग को दिखा रहा था और विंग भी उसे गौर से देखने लगा और फिर उसकी लार टपकने लगी। वांगजी ने उसके चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ जड़ते हुए कहा, सोचना भी मत।
वी ने कहा सॉरी ना। ये कहते हुए वांगची ने उसे एक मोहर मुक्का मारा और कहा सॉरी माय फुट, देखना तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं सही से चल भी नहीं पाऊंगा। वी ने कहा लिटरली तुम्हें तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है? वांगची ने कहा तुम्हें क्या लगता है मुझे कितनी दिक्कत हो सकती होगी? वी ने कहा टेंशन मत लो, मैंने लीव ले ली है, मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और देखो मैंने पेन किलर्स भी लगा दी है, तुम्हें इनफैक्ट ट्रिप भी चढ़ा दी थी। वांगजी ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा व्हाट ट्रिप? वी ने कहा हाँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा पेन में थे। वांगजी ने कहा तुमने डॉक्टर बुलाया घर पे हमारी वेडिंग नाइट के बाद? वी ने कहा वो मेरा दोस्त है। वांगजी ने कहा तो क्या, वो तो सब जगह जाकर तुम्हारी तारीफ ही करता रहेगा कि तुमने कैसे अपने हस्बैंड को बेहोश कर दिया, लेकिन पता है मैं कैसे फेस कर पाऊंगा सबको? वी ने कहा वो ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं बताएगा। अच्छा कौन है वो? वांगजी ने पूछा। शाओ शिनचेन, विंग ने बताया। तो वांगची वापस से विंग को पीटने लगा। उसने कहा शाओ शिनचेन, पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है? शुयांग। वो तो लिव इन में है और शुयांग तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। पता है वो कितना मुझे टीज करेगा। अब अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, तुम्हें सबको बताना पड़ेगा कि तुम बॉटम हो। विंग ने पूछा बॉटम, वो क्या है? वांगची उसकी तरफ ऐसे देखता रहा जैसे वो किसी अनपढ़ बच्चे की तरफ देख रहा हो। उसने कहा तुम्हें नहीं पता। विंग ने बस सर हिलाकर मना कर दिया। तो वांगची ने कहा कल रात मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें ये भी नहीं पता कि टॉप और बॉटम क्या होता है? विंग ने बस सर हिलाकर मना कर दिया। वांगची ने बस एक पिलो ली और विंग के सर पर जोर से मार दिया और कहा कल रात को कहाँ गए थे जब तुम्हारा वो बीस्ट मोड एक्टिवेट हो गया था? मैं सच में तुम्हें कितना इनोसेंट समझता था, लेकिन तुम तो पूरे पागल निकले। विंग ने कहा मैं सच में अभी भी वही विंग हूँ, तुम्हारा विंग। आई एम सॉरी, कल कल रात को बस कुछ ओवरडो हो गया। वांगशी ने कहा इसे तुम कुछ बोलते हो, तुमने लिटरली मुझे बाहिश कर दिया है। विंग ने कहा नहीं, तुम 2 दिन में चल सकोगे। वांगशी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा 2 दिन विंग, 2 दिन क्या मैं ऐसे ही लेटे रहूंगा? विंग ने कहा टेंशन मतलब मैंने छुट्टी ले रखी है। वांगची फिर भी विंग को मारता रहा और विंग उसकी मार खाता रहा, क्योंकि वांगची में इतनी जान नहीं थी कि वो विंग को हर्ट कर सके। और कहीं ना कहीं विंग के अंदर ये गिल्ट भी था कि उसने सच में वांगची के साथ ओवरड्यू कर दिया है। हाँ, वांगची की परमिशन थी या फिर वो अपोज नहीं कर रहा था, फिर भी जो कुछ विंग ने किया इसे उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद सच में विंग वांगची की केयर करता रहा। वांगची ने सोचा था कि विंग को वापस से वो उसका बीस्ट मोड आ जाएगा, मतलब अगली रात विंग वापस से उसके बीस्ट मोड में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंग को जितने झटके लगने थे उतने लग चुके थे। इसके बाद तो वांगची मतलब उसकी तरह सामने पूरे खुले किताब की तरह था। तो विंग ने उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वांगची को हर्ट हो। और जैसे कि वांगची ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो भी विंग पूरे पूरे फॉलो कर रहा था। लगभग उनकी मैरिज को 1.5 महीना हो गया था। उनके पेरेंट्स भी अब वापस से उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे कि वो उनसे आकर मिले या फिर अम, जैसे उनकी एक बड़ी सी वेडिंग उनको अनाउंस करनी थी। लेकिन विंग और वांगची ने दोनों ने भी इस चीज़ को पूरी तरह से मना कर दिया। ना तो वो कोई बड़ी वेडिंग चाहते थे, ना ही उनकी लाइफ में किसी और की दखलंदाजी चाहते थे। वांगजी ने तो अपने पेरेंट्स से पूरा पूरा रिश्ता कट करने का सोचा था। हाँ, वो उन्हें कॉल करता था, लेकिन उसने अपने फादर से स्ट्रिक्टली कह दिया कि वो अपने मेंशन कभी भी वापस नहीं आएगा। इधर लान सिचेन और जियांग फेंगमियांग को अपनी दुश्मनी वापस से रीगेन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वैसे उन्होंने अपने बच्चों के साथ रिश्ता तो रखा था, लेकिन अपनी दुश्मनी भी कायम रखी थी। लांचरेन कभी कभार लांचा को बातों ही बातों में कन्विंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन लांचा या तो उनकी बात को बदल देता था या फिर फ़ोन ही कट कर देता था। कभी कभी विंग उसके साथ भी होता था।
कभी कभार तो लांछा के फ़ोन ऐसे टाइम पर आते थे जब विंग और लांछा एक दूसरे के बाहों में हो। कभी कभी जियांग फेमिया भी विंग से ये कहने की कोशिश करते कि वांगची से कुछ बातें निकलवाओ, लेकिन ये दोनों थे जो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले थे। जैसे कि लगभग 1.5 महीने बाद वांगची फिर से विंग को पीट रहा था और इस बार विंग बस बच रहा था। विंग वांगची को बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वांगची की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। ऐसे में विंग का पिटना तो लाजमी था और वांगची वो तो पता नहीं क्या क्या कह के विंग को बस पीटे जा रहा था कि पता नहीं वो कैसे दिखेगा। मतलब एक मेल होकर वो प्रेग्नेंट होगा, पता नहीं बेबीज़ में कुछ दिक्कत आ गई तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा, कैसे हैंडल होगा। इस कंट्री में उन्होंने आज तक कोई मेल प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं देखी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सोच सोच कर वांगजी खुद भी परेशान हो रहा था। और विंग उसकी तो वांगजी के 20 मीटर के रेडियस में आने तक की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वांगजी उतना गुस्से में था ही। बट विंग ने जैसे तैसे करके अपनी लिटिल लायन को कॉक्स कर लिया, मना लिया और फिर वो उसे बताने लगा कहीं कहीं की कोई कोई चीज़ें, जैसे किसी और कंट्री में, इंडिया में एक मेल प्रेग्नेंट हुआ था या फिर यूएस में एक मेल प्रेग्नेंट हुआ था। वो सारी न्यूज़ निकाल निकाल कर विंग वांगजी को समझा रहा था कि ये चीज़ें हो सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब धीरे धीरे वांगजी भी शांत हो गया और विंग उसे बहलाते फुसलाते बेड तक ले गया। फिर वांगजी ने अपने आप को बिल्कुल विंग की बाहों में पाया, बिल्कुल सिमटे हुए। वांगजी जैसे ही विंग की बाहों से हटने वाला था, विंग ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए? वांगजी तुरंत ब्लश कर गया, पर उस रात की सारी बातें उसे याद भी आने लगी कि विंग को अगर ढील दी जाए तो विंग कितना बड़ा बिस्ट बन सकता है। तो उसने विंग को चपेट मारते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम 1 साल के लिए पूरे बैन हो। विंग ने कहा, नहीं ना डार्लिंग, ऐसे मत करना, देखो मैं पूरा पूरा जनरल रहूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। वांगजी ने कहा, अच्छा डेमो तो दिखाओ। उसने विंग के होठों पर अपने होठ रख दिए तो विंग बड़े जेंटली उसे किस करने लगा। वांगजी ने कहा, इस पीठ से तो कुछ नहीं होने वाला। विंग ने कहा, वांगजी तुम तो मेरी जान ही ले लोगे। ये कहते हुए उसने वापस से वांगजी को किस करना शुरू किया और इस पर थोड़ा सा और जोर लगाकर। वांगजी तब भी उसे जज करता रहा और विंग वांगजी के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करता रहा। तो यहीं पर होती है ये कहानी ख़त्म। आगे की चीज़ें सोचने के लिए अब बिल्कुल फ्री हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।